हेलो दोस्तों, आर्या टेक्निकल क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने जनित्र के प्रकार के बारे में डिस्कस किया था। दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने देखा था जनित्र दो प्रकार का होता है। क्या जनित्र कितने प्रकार से डिवाइड किया था? हमने दो प्रकार से डिवाइड किया था। एक देखा था हमने प्राइम मूवर के आधार पर और दूसरा देखा था हमने उत्तेजना प्रणाली के आधार पर। प्राइम मूवर के अंदर हमने तीन जनित्र पढ़ लिए थे, जिसमें पहला पढ़ा था हमने हाइड्रो टरबाइन जनित्र, दूसरा पढ़ा हमने थर्मल टरबाइन जनित्र और तीसरा पढ़ा हमने डीजल इंजन जनित्र। फिर जो दूसरा जो टाइप था वो था उत्तेजना प्रणाली यानी कि एक्साइटेशन के आधार पर। अब एक्साइटेशन के आधार पर जनित्र को सबसे पहले अपन ने दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया था। एक किया था पृथक उत्तेजित जनित्र और दूसरा देखा था स्व उत्तेजित जनित्र। अब जो पृथक उत्तेजित जनित्र के बारे में हमने लास्ट के वीडियो में डिस्कस किया और जो स्व उत्तेजित जनित्र होता है वो भी कितने भाग में डिवाइड किया, इसको आगे जाके दो भागों में डिवाइड किया, जिसमें एक होता है आपका स्थायी चुंबकीय जनित्र और दूसरा होता है आपका वैद्युत चुंबकीय जनित्र। और जो स्थायी चुंबकीय जनित्र होता है उसको हमने लास्ट के वीडियो में कवर कर लिया था। आज हम इससे आगे डिस्कस करेंगे। तो जो आपका स्व उत्तेजित जनित्र होता है उसका जो दूसरा प्रकार होता है वो दूसरा प्रकार कौन सा है? आपका वैद्युत चुंबकीय जनित्र। स्व उत्तेजित जनित्र के अंदर दूसरा जनित्र कौन सा है? आपका वैद्युत चुंबकीय जनित्र। कौन सा है? वैद्युत चुंबकीय जनित्र। वैद्युत चुंबकीय जनित्र को इंग्लिश में लिखेंगे अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जनरेटर। आज हम इसके बारे में देखेंगे जो वैद्युत चुंबकीय जनित्र होता है वो कैसा होता है और ये किस किस सिद्धांत पर काम करते हैं, इसके अंदर कितनी वाइंडिंग्स होती है, इसके बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, नाम से पता चल रहा है वैद्युत चुंबक मतलब जनित्र। तो इस जनित्र के अंदर अपन चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए वैद्युत चुंबक का उपयोग करेंगे। क्या नाम से पता चल रहा है? क्योंकि नाम ही इसका वैद्युत चुंबकीय जनित्र है, तो इसके अंदर अपन जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेंगे वो किसकी सहायता से पैदा करेंगे? विद्युत चुंबक की सहायता से करेंगे। अब विद्युत चुंबक बनाने के लिए अपन को किसकी आवश्यकता होगी? एक कॉइल्स की आवश्यकता होगी, एक वाइंडिंग की आवश्यकता होगी। और जो वाइंडिंग चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है जनित्र में, वो वाइंडिंग क्या कहलाती है? फील्ड वाइंडिंग। मतलब इस जनित्र के अंदर क्या होगा? एक तो फील्ड वाइंडिंग होगी। क्या होगी? एक तो फील्ड वाइंडिंग। माना ये क्या है? एक फील्ड वाइंडिंग है। ये कौन सी वाइंडिंग है? ये फील्ड वाइंडिंग। क्योंकि इस वाइंडिंग के अंदर अपन क्या करेंगे? चुंबकीय क्षेत्र पैदा करेंगे। अब फील्ड वाइंडिंग को अपन किसके ऊपर लपेटते हैं? पोल के ऊपर। किन के ऊपर लपेटते हैं? पोल के ऊपर। जब इस फील्ड वाइंडिंग को क्या करूंगा मैं? इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर धारा प्रवाहित करूंगा तो इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा फाई। अब जब ये चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा, अब इस चुंबकीय फ्लक्स पैदा होने से ये पोल क्या बन जाएंगे? आपके चुंबक बन जाएंगे। मतलब पोल किसकी तरह काम करेंगे? आपके चुंबक की तरह। अब जब ये चुंबक बन जाएंगे तो इसके अंदर से क्या निकलेगी? चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी। अब जब इस फील्ड वाइंडिंग के चुंबकीय बल रेखाएं किसके अंदर से गुजरेगी? आर्मेचर के अंदर से गुजरेगी। ये माना क्या है? आपका जनित्र का आर्मेचर है। ये क्या है? आर्मेचर। आर्मेचर के ऊपर भी वाइंडिंग लगी होती है और वो वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग होती है? आर्मेचर वाइंडिंग। कौन सी लगी होती है? आर्मेचर वाइंडिंग। अब क्या करेंगे? इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर क्या पैदा हो गया? चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो गया। क्यों पैदा हुआ? क्योंकि इस वाइंडिंग के अंदर हमने क्या प्रवाहित की? धारा प्रवाहित की। धारा प्रवाहित करने से इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा हुआ, जिससे पोल चुंबक बन गए और चुंबक बन गए तो इसके अंदर से क्या निकलेगी? चुंबकीय बल रेखा। अर्थात जनित्र के अंदर चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो गया। अब जनित्र के अंदर क्या होता है? एक आर्मेचर होता है और आर्मेचर के ऊपर कौन सी वाइंडिंग लगी होती है? आर्मेचर वाइंडिंग। अब जनित्र से यदि मेरे को विद्युत वाहक बल पैदा करना है तो क्या करूंगा? इस जनित्र के आर्मेचर को मैं कौन सी ऊर्जा दूंगा? यांत्रिक ऊर्जा। मतलब इस जनित्र के आर्मेचर को अपन क्या करेंगे? घुमाएंगे।
इसको जैसे ही अपन यांत्रिक ऊर्जा देंगे आर्मेचर को, तो आर्मेचर क्या करेगा, यहाँ पर घूमेगा, क्योंकि यांत्रिक ऊर्जा देने से आर्मेचर घूमेगा। अब ये फील्ड वाइंडिंग का चुंबकीय फ्लक्स किस में से गुजरेगा, इस आर्मेचर वाइंडिंग में से गुजरेगा। और जब आर्मेचर वाइंडिंग इस चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगी तो आर्मेचर वाइंडिंग के सिरे या आर्मेचर वाइंडिंग क्या करेगी, इस चुंबकीय फ्लक्स को क्या करेगी, काटेगी। और जब आर्मेचर वाइंडिंग इस चुंबकीय फ्लक्स को काटेगी तो इस आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा, और उस विद्युत वाहक बल को लिखेंगे अपन किससे, Eg से। और अपन ने देखा था ये जो पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल है, इसका समीकरण क्या होता है, Eg बराबर क्या होता है, फाई जेड एन पी बटा क्या होता है, 60 इंटू क्या होता है, आपका A होता है। यानी कि इसके अंदर क्या पैदा हो गया, विद्युत वाहक बल। अब जब इसके अंदर विद्युत वाहक बल पैदा होगा तो इस विद्युत वाहक बल के कारण इस आर्मेचर के अंदर क्या आएगी, एक धारा आएगी। क्या आएगी, एक धारा। अब ये जो धारा है, ये धारा किसको प्रदान करेंगे, हम लोड को प्रदान करेंगे। अर्थात लोड के अंदर क्या मिल जाएगा, इसको लोड को वोल्टेज मिल जाएगा। तो इस जनित्र के अंदर, कौन से जनित्र की बात कर रहा हूं मैं, वैद्युत चुंबकीय जनित्र। वैद्युत चुंबकीय जनित्र के अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फील्ड वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग के अंदर क्या करेंगे अपन, धारा प्रवाहित करेंगे। जब इसके अंदर धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके अंदर क्या पैदा होगा, चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा। इस चुंबकीय फ्लक्स में इस आर्मेचर को यांत्रिक ऊर्जा देके घुमाएंगे तो आर्मेचर के चालक पदार्थ इस चुंबकीय फ्लक्स को काटेंगे। और जब आर्मेचर के चालक पदार्थ इस चुंबकीय फ्लक्स को काटेंगे तो उसके कारण आर्मेचर के अंदर क्या आ जाएगा, एक विद्युत वाहक बल आ जाएगा। और उस विद्युत वाहक बल के कारण आर्मेचर के अंदर धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, अर्थात जनरेटर के अंदर वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा। तो वैद्युत चुंबकीय जनित्र के अंदर याद रखना है, इस जनित्र में क्या, इस जनित्र में चुंबकीय क्षेत्र पैदा या उत्पन्न करने के लिए फील्ड वाइंडिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, फील्ड वाइंडिंग का। अब देखिए समस्या यहां पर यह आ जाती है, फील्ड वाइंडिंग में चुंबकीय फ्लक्स पैदा करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ रही है, विद्युत धारा की। अब यह जनित्र कौन सा है, आपका स्व उत्तेजित जनित्र है। कौन से जनित्र के अंदर पढ़ रहे हैं अपन इसको, स्व उत्तेजित। मतलब इसके अंदर इस फील्ड वाइंडिंग को हम बाहर से धारा नहीं देंगे। अब जब बाहर से धारा नहीं देंगे तो स्टार्टिंग समय में जब जनित्र को अपन सबसे पहले चालू करेंगे तो इसके अंदर ये धारा कहाँ से लाएंगे, इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स पैदा करने के लिए ये धारा कहाँ से लाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स पैदा होगा तभी तो आर्मेचर क्या करेगा, आर्मेचर विद्युत वाहक बल पैदा करेगा। अगर मैं इसको धारा नहीं देता हूं, इस फील्ड वाइंडिंग को यदि मैं धारा नहीं दूं तो इसके अंदर कोई चुंबकीय फ्लक्स नहीं आएगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स किसके कारण आ रहा है, धारा के कारण। अगर धारा नहीं देंगे तो यहां पर कोई चुंबकीय फ्लक्स नहीं होगा, मतलब फाई का मान क्या होगा, यहां पर 0। अब चाहे अपन आर्मेचर को यांत्रिक ऊर्जा देके घुमाएंगे तो भी इस आर्मेचर के अंदर कोई विद्युत वाहक बल पैदा नहीं होगा, अर्थात पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, 0, क्योंकि मैंने इसके अंदर धारा प्रवाहित नहीं कर रहा हूं तो फाई का मान 0 होगा। इस समीकरण में भी देख सकते हो, अगर आप फाई का मान, फाई की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, और 0 को जब किसी संख्या से गुणा करेंगे तो पूरी संख्या का मान कितना हो जाएगा, 0, अर्थात जनित्र के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा, 0। क्यों होगा, क्योंकि फील्ड वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या है, 0 है। अब इसके अंदर अपन को चुंबकीय फ्लक्स पैदा करना है। स्टार्टिंग में चुंबकीय फ्लक्स पैदा करने के लिए कुछ इसके अंदर क्या कर जाती है, व्यवस्था की जाती है। अब वो व्यवस्था क्या की जाती है कि ये जो फील्ड वाइंडिंग है, इस फील्ड वाइंडिंग को अपन किसके ऊपर स्थापित कर रहे हैं, पोल के ऊपर। और ये जो पोल होते हैं ये किसके बने होते हैं, या तो बने होते हैं कास्ट आयरन के बने होते हैं, या फिर बने होते हैं कास्ट स्टील के।
पोल किसके बने होते हैं, या तो कास्ट आयरन के बनाएंगे या फिर बनाएंगे कास्ट स्टील के। अब देखिए पोल को कास्ट आयरन या कास्ट स्टील से बनाने से क्या फायदा होता है, तो दूसरा क्या है, इस फील्ड वाइंडिंग में चुंबकीय फ्लक्स पैदा करने के लिए क्या होना चाहिए, इस फील्ड वाइंडिंग में अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण होना चाहिए। किसका गुण होना चाहिए फील्ड वाइंडिंग में, अवशिष्ट चुंबकत्व। अगर फील्ड वाइंडिंग में अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण है तो इस जनरेटर के अंदर विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। लेकिन यदि इस फील्ड वाइंडिंग में अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण नहीं है तो इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर कोई चुंबकीय फ्लक्स पैदा नहीं होगा, और यदि इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर चुंबकीय फ्लक्स पैदा नहीं होगा तो इस जनरेटर के अंदर कोई विद्युत वाहक बल पैदा नहीं होगा। अब समझते हैं ये अवशिष्ट चुंबकत्व क्या चीज है, इस अवशिष्ट चुंबकत्व क्या करता है इस फील्ड वाइंडिंग में, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो दूसरा लाइन क्या लिखेंगे, इसकी फील्ड वाइंडिंग में, किसकी फील्ड वाइंडिंग की बात कर रहा हूं मैं, वैद्युत चुंबकीय जनित्र की फील्ड वाइंडिंग की बात कर रहा हूं। तो इसकी फील्ड वाइंडिंग में अवशिष्ट चुंबकत्व, क्या, अवशिष्ट चुंबकत्व, इंग्लिश में लिखेंगे इसको रेजिड्यूल मैग्नेटिक फ्लक्स। रेजिड्यूल मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण होना चाहिए, गुण होना चाहिए। जो वैद्युत चुंबकीय जनित्र है उसके फील्ड वाइंडिंग में अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण होना चाहिए। अब ये अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है, किसकी बात करते हैं अपन, अवशिष्ट चुंबकत्व। देखिए अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है, रेजिड्यूल मैग्नेटिक फ्लक्स। समझते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है। ये जो फील्ड वाइंडिंग है, माना ये आपकी फील्ड वाइंडिंग है, ठीक है, ये फील्ड वाइंडिंग के सिरे हैं। अब इस फील्ड वाइंडिंग को हम किसके ऊपर स्थापित कर रहे हैं, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील पे। तो मैंने यहां पर कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की एक रोड लगा दी। ये क्या लगा दी मैंने, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की क्या लगा दी, एक रोड। और इस रोड के ऊपर मैंने क्या कर दिया, उस फील्ड वाइंडिंग को क्या कर दिया, लपेट दिया। जैसे ये मार्कर पेन है, ये मान लो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की क्या है, रोड है। अब इसके ऊपर क्या करें, यदि अपन तांबे के तार को ऐसे लपेट दें तो ये क्या बन जाएगी, एक कुंडली बन जाएगी। और जब उस तांबे के तार के अंदर अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो उस कुंडली के अंदर क्या पैदा होगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। और उस चुंबकीय क्षेत्र पैदा होने से ये जो सिलिकॉन स्टील या कास्ट आयरन की रोड है वो क्या बन जाएगी, चुंबक बन जाएगी। क्या बन जाएगी, चुंबक। तो जैसे ही इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर मैं धारा प्रवाहित करूंगा तो इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर से क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। जैसे ही फील्ड वाइंडिंग के अंदर धारा प्रवाहित होगी तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। और इस चुंबकीय क्षेत्र में हमने ये जो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की रोड रखी है, क्या, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की रोड रखी है, तो ये कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की रोड क्या बन जाएगी, आपकी चुंबक बन जाएगी। क्या बन जाएगी, चुंबक। ये चीज समझ में आई। कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की रोड चुंबक कब बनी, जब इस वाइंडिंग के अंदर मैंने क्या प्रवाहित की, धारा। अगर इस वाइंडिंग में से प्रवाहित होने वाली धारा को मैं वापस जीरो कर दूं, वापस क्या कर दूं, जीरो। पहले मैंने धारा प्रवाहित की जिससे ये छड़ है वो क्या बन गई, चुंबक। अब मैंने उस विद्युत वाहक बल स्रोत को यहां से हटा दिया, उस बैटरी को यहां से हटा दी, तो इस कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना हो जाएगा, जीरो। जब धारा जीरो हो जाएगी तो इसके अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या हो जाएगा, जीरो। और जब फ्लक्स का मान जीरो हो जाएगा तो ये जो कास्ट आयरन की चुंबक बनी थी वो चुंबकीय गुण भी क्या हो जाएगा, आपका खत्म हो जाना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्योंकि चुंबक किसके कारण प्रवाहित हुई है, इस धारा के कारण। अगर इस धारा को मैंने यहां से हटा दिया तो चुंबक भी क्या हो जाएगा, चुंबक का गुण भी उसके अंदर समाप्त हो जाना चाहिए। लेकिन ये जो कास्ट आयरन या जो कास्ट स्टील है, इसकी एक ऐसी विशेषता होती है कि जब इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा के मान को जीरो कर देते हैं,
ये जो अपन ने चुंबकन बल लगाया है, इस वाइंडिंग को चुंबकित करने के लिए हमने क्या लगाया है, चुंबकीय बल। क्या लगाया है हमने, चुंबकीय बल लगाया। इस चुंबकीय बल के कारण ये वाइंडिंग के अंदर क्या पैदा हुआ, चुंबकीय फ्लक्स पैदा हुआ, और उस चुंबकीय फ्लक्स के कारण ये कास्ट आयरन कास्ट स्टील की रोड क्या बन गई, चुंबक। अब यदि मैं इस चुंबकीय बल को वापस हटा दूं, चुंबकीय बल का मान 0 कर दूं, तो ये जो कास्ट आयरन की रोड है इसके अंदर चुंबकीय गुण क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक ऐसी विशेषता होती है जिसके कारण ये जो चुंबकीय गुण है उसका मान 0 नहीं होता है। चुंबकीय गुण का मान 0 नहीं रहता है, अर्थात इसके अंदर क्या हो जाता है, थोड़ा सा चुंबकीय गुण शेष रह जाता है। थोड़ा सा क्या रह जाता है, चुंबकीय गुण, थोड़ा सा चुंबकीय गुण क्या रह जाता है, इसमें शेष रह जाता है। अब ये थोड़ा सा चुंबकीय गुण शेष रह गए ना, उसको ही हम क्या बोलते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवशिष्ट चुंबकत्व। तो अवशिष्ट चुंबकत्व की परिभाषा समझ में आई। यदि किसी चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करने के लिए हम क्या लगा रहे हैं, चुंबकीय बल लगा रहे हैं। अब इस चुंबकीय बल के मान को 0 करने पर भी उस पदार्थ के अंदर थोड़ा बहुत चुंबकीय गुण शेष रह जाता है। अब जो चुंबकीय गुण शेष रह रहा है उसी को ही क्या बोलते हैं अपन, अवशिष्ट चुंबकत्व। तो ये जो फील्ड वाइंडिंग है, इस फील्ड वाइंडिंग को हमने बनाया कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के पोल के ऊपर लपेट कर हम क्या बनाते हैं, फील्ड वाइंडिंग। अब जैसे ही स्टार्टिंग समय में केवल एक बार हमको इसको धारा देनी है, जब इसका निर्माण करेंगे, जब कंपनी में इस जनरेटर का निर्माण करेंगे, फील्ड पोल या फील्ड वाइंडिंग बनाएंगे, तो उस समय क्या कर दिया जाता है, इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर धारा प्रवाहित करते हैं। अब जैसे फील्ड वाइंडिंग के अंदर धारा प्रवाहित करेंगे तो ये जो कास्ट आयरन और कास्ट स्टील है ये क्या बन जाएंगे, चुंबक बन जाएंगे। अब इस धारा प्रवाह के मान को 0 करने पर भी इनके अंदर गुण होता है कि इसके अंदर चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 नहीं रहता है, थोड़ा बहुत चुंबकीय फ्लक्स इसके अंदर क्या रह जाता है, शेष रह जाता है। जैसे माना मैंने, जब इसके ऊपर मैंने चुंबकीय बल लगाया या इसके अंदर मैंने धारा प्रवाहित की, मैंने धारा प्रवाहित की इसके अंदर कितनी, 10 एम्पियर। कितनी प्रवाहित की, 10 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर इसके अंदर जो चुंबकीय फ्लक्स पैदा हुआ वो कितना हुआ, माना 100 वेबर पैदा हुआ। कितना पैदा हुआ, 100 वेबर। ये 100 वेबर चुंबकीय फ्लक्स किसके कारण पैदा हुआ है, 10 एम्पियर की धारा के कारण पैदा हुआ है। अब यदि मैं धारा के मान को 10 से कितना कर दूं, वापस 0 कर दूं, कितना कर दूं, 0, तो ये जो चुंबकीय फ्लक्स है इसका मान भी कितना हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। लेकिन इसका मान 0 नहीं होता है, इसके अंदर थोड़ा बहुत चुंबकीय फ्लक्स बच जाता है। माना इसके अंदर 10 वेबर, 10 तो नहीं बचेगा, जैसे मान लेते हैं इसके अंदर 5 वेबर का, कितना वेबर का चुंबकीय फ्लक्स बच गया, अब इसके अंदर 5 वेबर का होना तो चाहिए। जब आई के मान को 0 कर दिया तो इस फाई का मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। लेकिन इस फाई का मान 0 न होके इस ये जो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील की रोड है इसके अंदर थोड़ा बहुत चुंबकीय फ्लक्स शेष रह जाता है। कितना रह जाता है, लगभग, माना समझाने के लिए बता रहा हूं, कितना रह जाता है, 5 वेबर। अब ये थोड़ा बहुत चुंबकीय गुण इसके अंदर क्या रह गया, शेष। तो ऐसे कैसे, जब कंपनी के अंदर इस फील्ड वाइंडिंग को बनाते हैं तो स्टार्टिंग में इस फील्ड वाइंडिंग को क्या किया जाता है, उत्तेजित किया जाता है। इसको क्या बनाया जाता है, चुंबक बनाया जाता है। अब चुंबक बनाने के लिए इसमें स्टार्टिंग में चुंबकीय बल लगाएंगे जिससे कास्ट आयरन कास्ट स्टील क्या बन जाएगा, चुंबक बन जाएगा। फिर उस चुंबकीय बल को अपन क्या करेंगे, हटा देंगे। हटाने के पश्चात भी इसके अंदर थोड़ा बहुत चुंबकीय फ्लक्स शेष रह गया। कितना रह गया, माना 5 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स शेष रह गया, उसी को अपन बोलते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व। तो जो वैद्युत चुंबकीय जनित्र होते हैं, चाहे वो कोई से भी प्रकार को, आगे अपन 3 प्रकार पढ़ेंगे, सीरीज, शंट और कंपाउंड। तो जो वैद्युत चुंबकीय जनित्र होंगे, चाहे सीरीज प्रकार का हो, चाहे शंट प्रकार का हो, चाहे कंपाउंड प्रकार का हो, उन तीनों जनित्र की फील्ड वाइंडिंग में अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण विद्यमान होता है। इस अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण इस फील्ड वाइंडिंग में थोड़ी बहुत चुंबकीय गुण रहता है। इसके कारण इसकी फील्ड वाइंडिंग में स्टार्टिंग समय में थोड़ी बहुत चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं। माना 5 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स है तो स्टार्टिंग समय में माना ये जो फील्ड वाइंडिंग है इससे मान लेते हैं अपन
3 या 4, 3-4 चुंबकीय बल रेखा निकल रही है। कितनी चुंबकीय बल रेखा निकल रही है स्टार्टिंग समय में? माना 4, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का मान बहुत कम है तो बल रेखाओं की संख्या भी क्या होगी? कम। अब क्या इसको अपन को धारा देनी पड़ेगी क्या स्टार्टिंग में? नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि इसके फील्ड वाइंडिंग में किसका गुण हो गया? अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण हो गया, और इस अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण इसके फील्ड वाइंडिंग में थोड़ा सा, बहुत ही कम मान का चुंबकीय फ्लक्स इसके अंदर विद्यमान रहेगा। अब जैसे ही जनरेटर के आर्मेचर को अपन प्राइम मूवर की सहायता से यांत्रिक ऊर्जा देंगे तो आर्मेचर घूमेगा तो इन चारों चुंबकीय बल रेखाओं को आर्मेचर क्या करेगा? काटेगा। और जब आर्मेचर इन चारों चुंबकीय बल रेखाओं को काटेगा तो उसमें आर्मेचर में विद्युत वाहक बल पैदा होगा। और अपन जानते हैं जनरेटर के अंदर जो पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल है वो दो चीजों पर निर्भर करता है। एक निर्भर करता है फाई के ऊपर, दूसरा निर्भर करता है एन के ऊपर। ईजी समानुपाती क्या होता है? फाई इंटू क्या होता है? एन। अब स्टार्टिंग समय में फाई का मान बहुत ही कम है, क्योंकि अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण आ रहा है फाई, इस कारण स्टार्टिंग समय में फाई का मान बहुत कम है। और जब फाई का मान कम होगा तो बताओ इस पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान भी क्या होगा? कम होगा। मतलब स्टार्टिंग समय में इस जनरेटर के अंदर जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा उसका मान बहुत ही कम होगा। और ये जो अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण इस जनरेटर के अंदर जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है वो लगभग 2 वोल्ट के बराबर होता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण जो आर्मेचर में विद्युत वाहक बल पैदा होता है स्टार्टिंग समय में, उसमें पैदा होने वाले वोल्टेज का मान लगभग कितना होता है? 2 वोल्ट। बहुत ही कम मान का विद्युत वाहक बल पैदा हुआ। अब इसके आर्मेचर में ये विद्युत वाहक बल पैदा हो गया कितना वोल्ट का? 2 वोल्ट। इस 2 वोल्ट के कारण इस आर्मेचर के अंदर कुछ धारा आएगी, मान लो 0.02 एम्पियर की इसके अंदर क्या आई? धारा। अब ये जो बहुत कम मान की धारा है, स्टार्टिंग में हम लोड नहीं लगाएंगे, क्योंकि यदि लोड लगा देंगे तो ये पूरी 0.2 जो बहुत कम मान की धारा है वो डायरेक्ट किस में चल जाएगी? लोड में चल जाएगी। तो स्टार्टिंग में इस प्रकार के जनरेटर में अपन लोड नहीं लगाते हैं, क्योंकि मैंने ये जो डायग्राम बनाया है ये कौन से जनरेटर का बनाया है? एक तरह से शंट जनरेटर, वो भी अपन आगे पढ़ेंगे। अब ये जो 0.2 एम्पियर की धारा है, इस धारा को हम किसके अंदर प्रवाहित करेंगे? इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित करेंगे। जब इस फील्ड वाइंडिंग में 0.02 एम्पियर की धारा प्रवाहित करेंगे तो एक तो अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण चुंबकीय फ्लक्स कितना था? 4 चुंबकीय बल रेखा निकल रही थी। अब इसके अंदर मैंने कुछ बहुत ही कम मान की धारा प्रवाहित की, तो इस धारा के कारण भी इसके अंदर कुछ न कुछ चुंबकीय क्षेत्र तो आएगा। माना कि अब इस 0.2 एम्पियर के कारण इसके अंदर से 2 चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो गई? और बढ़ गई। अब जब चुंबकीय फ्लक्स फाई का मान पहले कम था, लेकिन अब पहले 4 था, तो अब कितना हो गया? 6। मतलब फाई का मान थोड़ा सा क्या हो गया? आपका बढ़ गया। जब फाई का मान बढ़ेगा तो ईजी का मान भी बढ़ेगा। मतलब पहले यदि 2 वोल्ट पैदा हो रहा था तो अब मान लेते हैं इससे कितना वोल्ट पैदा हो गया? 8 वोल्ट पैदा हो गया। कितना हो गया? 8। क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ गया है तो पैदा होने वाले वोल्टेज का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। जब 8 बढ़ गया तो वोल्टेज का मान बढ़ गया तो प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी बढ़ेगा। अब धारा 0.02 से कितनी हो गई? 0.08 हो गई। और जब धारा का मान बढ़ेगा तो इसके अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा। अब यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या पहले की तुलना में और ज़्यादा हो जाएगी। अब फ्लक्स और ज़्यादा होगा तो पैदा होने वाले वोल्टेज का मान लेते हैं अब 16 वोल्ट हो गया। अब जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा तो धारा बढ़ेगी, धारा बढ़ने से फाई बढ़ेगा, फाई बढ़ने से इस प्रकार से इस जनरेटर के अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज का मान क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो देखिए इस जनरेटर को अपन ने स्वयं उत्तेजित जनरेटर क्यों बोला? क्योंकि इस जनरेटर की जो फील्ड वाइंडिंग है इसमें चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए हम बाहर से सप्लाई नहीं दे रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए इसको जो सप्लाई दे रहे हैं वो इसके आर्मेचर के अंदर जो पैदा हो रही है उसी सप्लाई को इसकी फील्ड वाइंडिंग को प्रदान कर रहे हैं। अब इसकी खुद की सप्लाई को ही इसकी खुद की फील्ड वाइंडिंग में प्रदान कर रहे हैं, खुद की अपनी सप्लाई को ही इसकी फील्ड वाइंडिंग में प्रदान कर रहे हैं। इस कारण ये जनरेटर कौन सा जनरेटर कहलाता है? स्व उत्तेजित जनरेटर कहलाता है। तो पहले तो क्या होना चाहिए? जो आपका वैद्युत चुंबकीय जनरेटर होता है उसके अंदर हम जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा करते हैं उसके लिए हम कौन सी वाइंडिंग का उपयोग करते हैं? फील्ड वाइंडिंग का।
दूसरा, इस फील्ड वाइंडिंग में किसका गुण होना चाहिए? अवशिष्ट चुंबकत्व, क्योंकि स्टार्टिंग में तो जनरेटर के अंदर विद्युत वाहक बल पैदा करने के लिए यहां पर कुछ न कुछ फ्लक्स तो चाहिए। अब वो फ्लक्स अपन को किससे मिलेगा? अवशिष्ट चुंबकत्व। अब अवशिष्ट चुंबकत्व से जो फ्लक्स मिलता है वो क्या होता है? बहुत ही कम मान का होता है। अब जब फ्लक्स कम होगा तो जनरेटर के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान भी क्या होगा? कम। तो स्टार्टिंग में जनरेटर में बहुत ही कम विद्युत वाहक बल पैदा होता है, लगभग 2 वोल्ट के बराबर, क्योंकि वो विद्युत वाहक बल किसके कारण आया है? अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण आया है। अब इस विद्युत वाहक बल के कारण जो भी धारा आएगी उस धारा को इस जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को देंगे, और जब फील्ड वाइंडिंग में धारा प्रवाहित होगी तो इस धारा के कारण चुंबकीय फ्लक्स आएगा, प्लस अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण जो चुंबकीय फ्लक्स है इसके कारण परिणामी चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और जब फाई का मान बढ़ेगा तो जनरेटर में पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान भी क्या होगा? बढ़ेगा। और जब विद्युत वाहक बल का मान बढ़ेगा तो धारा का मान बढ़ेगा, और जब धारा का मान बढ़ेगा तो ऐसे ऐसे चुंबकीय फ्लक्स का मान भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। यानी कि अपन ने कल एक जनरेटर पढ़ा था, स्थायी चुंबकीय जनरेटर। स्थायी चुंबकीय जनरेटर में देखा था ये जो फील्ड वाइंडिंग होती है उसकी जगह अपन किसका प्रयोग करते हैं? स्थायी चुंबक का प्रयोग किया था। अब स्थायी चुंबक में जो फाई का मान होता है हमेशा क्या रहता है? निश्चित। ना तो फाई को कम कर सकते हैं और ना ही ज्यादा कर सकते हैं। इस कारण ये जो जनरेटर था स्थायी चुंबकीय जनरेटर, उसके अंदर मैंने एक लाइन लिखवाई थी, आपने नोट किया हो तो, ये जो जनरेटर होता है इससे अपन तुरंत वोल्टेज पैदा कर सकते हैं। तुरंत वोल्टेज पैदा कर सकते हैं, अर्थात तुरंत इस पे लोड लगा सकते हैं। लेकिन ये जो जनरेटर है ये तुरंत वोल्टेज पैदा नहीं कर रहा। जो इसका रेटेड वोल्टेज है, तुरंत तो कर रहा है, लेकिन बात हो रही है रेटेड वोल्टेज। रेटेड वोल्टेज क्या होता है? इस जनरेटर को अपन ने जितना वोल्टेज पैदा करने के लिए बनाया है वो जनरेटर का क्या कहलाता है? रेटेड वोल्टेज। माना ये जनरेटर यदि 240 वोल्ट की सप्लाई, 240 वोल्टेज पैदा कर सकता है तो ये 240 वोल्टेज क्या हो गया? इसका रेटेड वोल्टेज हो गया। अब इसको 240 वोल्टेज पैदा करने के लिए थोड़ा क्या लगेगा? समय लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में फाई का मान कम है, तो फाई का मान कम है तो जनरेटर में पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान भी कम होगा। अब इसकी जब धारा देंगे तो फाई का मान बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तब जाके क्या होगा? जब इसमें ये वाइंडिंग अपनी चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच जाएगी। अब ये जो चुंबकीय संतृप्त अवस्था, मैंने आपको मैग्नेट वाला चैप्टर पढ़ाया था, चुंबक वाला, उसमें समझाया था कि चुंबकीय संतृप्त अवस्था क्या होती है। तो जब ये वाइंडिंग अपनी चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच जाएगी, मतलब अपना अधिकतम चुंबकीय फ्लक्स पैदा करने लग जाएगी, तब जाके इस जनरेटर के अंदर क्या होगा? रेटेड वोल्टेज पैदा होगा। मतलब जो वैद्युत चुंबकीय जनरेटर होते हैं उनसे अपन तुरंत रेटेड वोल्टेज प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उसके अंदर रेटेड वोल्टेज प्राप्त करने के लिए थोड़ा क्या लगता है? उनको समय लगता है। थोड़ा क्या लगता है? समय। तो ये समझ में आया आपका वैद्युत चुंबकीय जनरेटर क्या होता है, और वैद्युत चुंबकीय जनरेटर के अंदर हम किस प्रकार से विद्युत वाहक बल पैदा करते हैं। तो इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट लाइंस है वो हम नोट कर लेते हैं, फिर इसके अंदर पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय जनरेटर के प्रकार। तो देखिए क्या हो गया, अवशिष्ट चुंबकत्व देख लेते हैं। अवशिष्ट चुंबकत्व किसे कहते हैं? वैसे मैंने जो अवशिष्ट चुंबकत्व की परिभाषा है आपको जब मैंने चुंबक वाला चैप्टर पढ़ाया था उस चैप्टर के अंदर मैंने कंप्लीट कर दिया। देखिए अभी जो स्टूडेंट चैनल से नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि मैंने अभी तक जितने पिछले चैप्टर करवा दिए, देखिए जनरेटर के चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको मैंने जो पिछली क्लासें कंप्लीट करवाई है, अब पिछली क्लासों के अंदर जो भी कंप्लीट कराई है वो पढ़ना बहुत जरूरी है। अब पिछली क्लास के अंदर भी यदि आपको इतना टाइम नहीं है और आप जनरेटर साथ के साथ पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम आपकी प्रारंभिक वैद्युत वाली क्लास, कौन सी? प्रारंभिक वैद्युत वाली क्लास, और दूसरी जो क्लास है आपकी चुंबक वाली क्लास, ये 2 क्लास आपको जरूर क्लियर करनी है। ये 2 एक ऐसी क्लास है जिनका हम जितनी भी मशीन्स पढ़ेंगे, चाहे अपन जनरेटर पढ़ ले, चाहे मोटर पढ़ ले, चाहे 3 फेज मोटर पढ़ ले, चाहे सिंगल फेज पढ़ेंगे, सिंक्रोनस पढ़ेंगे, अल्टरनेटर पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मर मैंने पढ़ाई दिया। ये जितनी भी मशीन है मैंने नाम बताए 7-8 मशीनें, इन मशीनों के अंदर इन दोनों चैप्टर का बहुत बड़ा रोल है। इन दोनों चैप्टर के अंदर जितनी भी परिभाषाएं हैं,
जितनी भी नियम्स आए हैं, जितने भी फॉर्मूले आए हैं, वो आपको याद होने चाहिए। देखिए, अच्छी तरह समझने के लिए आपको ये 2 चैप्टर तो याद करना पड़ेगा। ये 2 चैप्टर आपके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का बेस है, नींव है। अगर ये दोनों चैप्टर आपके क्लियर है, मजबूत है, मतलब आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी समझाने की गारंटी मेरी है। लेकिन आप यदि आपके ये दोनों चैप्टर ही क्लियर नहीं हुए, तो फिर मैं आपको उतना नहीं समझा पाऊंगा जितना मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपने के समझने की रेट थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि अब मैं बता रहा हूं बार बार की, जैसे आ गया ना अवशिष्ट चुंबकत्व। अब ये अवशिष्ट चुंबकत्व मैंने चुंबक वाले चैप्टर में पढ़ा दिया, अब मेरे को यहां पर दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है, तो इसमें अपना भी टाइम खराब हो रहा है, अपना जो सिलेबस है वो लेट होगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए, आपको इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जब भी पढ़ रहे हो, अगर आप अभी नए जुड़े हो, अगर आपने ये चीज़ें, ये चैप्टर क्लियर कर लिया तब तो अच्छी बात है। लेकिन यदि जिन जिन स्टूडेंटों ने ये चैप्टर क्लियर नहीं कर रहे हैं और वो मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो उनसे मेरा सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले ये दोनों चैप्टर क्लियर करें, तभी आपके समझने की रेट क्या होगी, ज़्यादा होगी, समझने की रेट बढ़ेगी। चाहे आप जो ट्रांसफॉर्मर वाला चैप्टर है वो बाद में कर लेना, ट्रांसफॉर्मर का अगले चैप्टर में ज़्यादा प्रयोग नहीं आएगा, लेकिन ये दोनों चैप्टर प्रारंभिक वैद्युत और चुंबक वाला जो चैप्टर है, उसका आपके जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी है उसके अंदर बहुत बड़ा रोल होता है। इस कारण आपको ये चैप्टर जरूर क्लियर करना है, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं अवशिष्ट चुंबकत्व की परिभाषा। मैंने वैसे आपको चुंबक वाले चैप्टर के अंदर लिखवा दी थी, लेकिन फिर भी मैं आपको नोट करा देता हूं कि अवशिष्ट चुंबकत्व क्या होता है। तो किसी पदार्थ को चुंबकित करने के लिए यानी कि उसको चुंबक बनाना है, चुंबक बनाने के लिए या चुंबकित करने के लिए लगाए गए चुंबकीय बल को हटा लेने के पश्चात शेष चुंबकीय गुण अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है। अवशिष्ट चुंबकत्व कहलाता है, ठीक है। दूसरा क्या होना चाहिए इस जनरेटर में, ये जनरेटर तुरंत क्या करता है, आपका रेटेड वोल्टेज पैदा नहीं करता है। इस जनरेटर से या फिर ये लिख लो पहले, अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण स्टार्टिंग में जो वोल्टेज पैदा होता है उसका मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इस जनरेटर में अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण बहुत कम लगभग 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल पैदा होता है। अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण लगभग कितना विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है, 2 वोल्ट, ठीक है। इतना सब लिखने के पश्चात आपको इसके अंदर आगे लिखना है, ये जनरेटर तुरंत रेटेड वोल्टेज पैदा नहीं करता है। इस जनरेटर से तुरंत रेटेड वोल्टेज प्राप्त नहीं होता है। इस जनरेटर से क्या कर सकते हैं अपन, रेट वोल्टेज तुरंत प्राप्त नहीं कर सकते। फिर क्या लिखेंगे,
इस जनित्र के अंदर अपन जो विद्युत वाहक बल दे रहे हैं, इस जनित्र की जो फील्ड वाइंडिंग को अपन जो धारा प्रवाहित कर रहे हैं वो इसके अंदर पैदा होने वाली धारा को ही प्रदान कर रहे हैं ना। तो इस जनित्र में या इस जनित्र की फील्ड वाइंडिंग को स्वयं में उत्पन्न विद्युत वाहक बल प्रदान करते हैं। जनित्र की जो फील्ड वाइंडिंग है इसके अंदर अपन को चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने के लिए इस स्वयं के अंदर जो विद्युत वाहक बल पैदा हो रहा है उसी का अपन इसमें क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो ये हो गया आपका वैद्युत चुंबकीय जनित्र। अब देखिए वैद्युत चुंबकीय जनित्र के अंदर कितनी वाइंडिंग हो गई, 2 वाइंडिंग हो गई। एक तो हो गई फील्ड वाइंडिंग और दूसरी होगी आर्मेचर वाइंडिंग। जबकि अपन ने लास्ट के या कल के वीडियो में अपन ने देखा था स्थायी चुंबकीय जनित्र। स्थायी चुंबकीय जनित्र के अंदर केवल कितनी वाइंडिंग थी, एक ही वाइंडिंग थी। और वहां पर कौन सी वाइंडिंग थी, वो आर्मेचर वाइंडिंग। क्योंकि फील्ड वाइंडिंग की जगह पर वहां पर अपन ने किसका प्रयोग किया था, स्थायी चुंबकों का प्रयोग किया था। लेकिन यहां पर फील्ड वाइंडिंग भी है और आर्मेचर वाइंडिंग भी है। मतलब कितनी वाइंडिंग है, 2। ये जो फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को एक दूसरे के साथ अपन क्या करते हैं, संयोजित करते हैं। एक दूसरे से इन दोनों वाइंडिंगों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो इस फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर, इन दोनों को एक दूसरे से जोड़ने के आधार पर ये जो जनरेटर होते हैं, कौन से जनरेटर, वैद्युत चुंबकीय जनरेटर, ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। अब देखते हैं वो तीनों प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो अब देखेंगे अपन वैद्युत चुंबकीय जनित्र के प्रकार। तो जो वैद्युत चुंबकीय जनित्र होते हैं वो फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3। जिसमें से जो पहला प्रकार होगा वो होगा आपका श्रेणी जनित्र। कौन सा होगा आपका, श्रेणी जनित्र। पहला प्रकार कौन सा होगा आपका, श्रेणी जनित्र, यानी कि इसको लिखेंगे अपन सीरीज जनरेटर। क्या लिखेंगे इसको, सीरीज जनरेटर। दूसरा जो प्रकार होगा वो होगा आपका शंट जनित्र। कौन सा होगा, शंट जनित्र। इसको लिखेंगे अपन शंट जनरेटर। और जो तीसरा प्रकार हम देखेंगे वो देखेंगे कौन सा, कंपाउंड जनित्र। कौन सा देखेंगे, कंपाउंड जनित्र। ठीक है। तो जनित्र कितने होते हैं, फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग के संयोजन के आधार पर जनित्र के कितने वर्गीकरण किए अपन ने, 3। एक किया अपन ने श्रेणी जनित्र, दूसरा किया शंट और तीसरा होता है कौन सा, कंपाउंड। सबसे पहले हम जो अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे सीरीज जनित्र के बारे में। किसके बारे में अध्ययन करेंगे, श्रेणी जनित्र के बारे में देखेंगे कि श्रेणी जनित्र क्या होता है और इसका कहाँ पर उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस किसके बारे में करेंगे, सीरीज जनित्र या फिर श्रेणी जनित्र। देखिए श्रेणी जनित्र को इंग्लिश में बोलते हैं सीरीज जनरेटर। ठीक है। अब सीरीज जनित्र के अंदर क्या होगा, ये जो फील्ड वाइंडिंग है, जनित्र के अंदर कितनी वाइंडिंग भाई, 2 वाइंडिंग। कौन से जनित्र के अंदर, वैद्युत चुंबकीय जनित्र के अंदर। एक वाइंडिंग कौन सी, फील्ड, दूसरी कौन सी, आर्मेचर। कौन सी, आर्मेचर। तो जो सीरीज जनित्र होता है उसके अंदर ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसको इस आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब नाम ही उसका श्रेणी जनित्र है, तो फील्ड वाइंडिंग को इस आर्मेचर वाइंडिंग के कौन से क्रम में जोड़ेंगे अपन, श्रेणी क्रम में। कौन से क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। तो जो सीरीज जनरेटर होता है, कौन सा जनरेटर, सीरीज जनरेटर के अंदर क्या होता है, इसकी फील्ड वाइंडिंग को, इसकी फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर वाइंडिंग के श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज के अंदर श्रेणी क्रम में
संयोजित करते हैं। याद रहेगा, क्वेश्चन अगर आ जाए कि सीरीज जनरेटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग एक दूसरे के साथ कौन से क्रम में जुड़ी होती है, तो आंसर होगा कि ये जो सीरीज जनरेटर है उसके अंदर फील्ड और आर्मेचर वाइंडिंग एक दूसरे के श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है। ठीक है, अब इस फील्ड वाइंडिंग को अपन कौन से क्रम में जोड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं। इस कारण इस जनरेटर के अंदर ये जो फील्ड वाइंडिंग है वो सीरीज वाइंडिंग के नाम से भी जानी जाती है। कौन सी वाइंडिंग के नाम से? सीरीज वाइंडिंग। सीरीज वाइंडिंग के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको कहीं पर फील्ड वाइंडिंग ना दिखे तो श्रेणी जनरेटर के अंदर आपको सीरीज वाइंडिंग भी कहीं कहीं पर लिखा मिल सकता है। अब फील्ड वाइंडिंग को आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा है, इस कारण ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसका दूसरा नाम क्या हो गया आपका? सीरीज वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग? सीरीज वाइंडिंग। तो इसमें फील्ड वाइंडिंग को, कौन सी बात कर रहा हूं मैं? सीरीज जनरेटर में। सीरीज जनरेटर में फील्ड वाइंडिंग को सीरीज वाइंडिंग भी कहते हैं। फील्ड वाइंडिंग को क्या कहते हैं अपन? सीरीज वाइंडिंग। ठीक है, अब इसका कुछ अपन डायग्राम देख लेते हैं। जो सीरीज जनरेटर होता है उसके अंदर आर्मेचर वाइंडिंग को, जो फील्ड वाइंडिंग है उसको आर्मेचर के श्रेणी क्रम में किस प्रकार से संयोजित करेंगे और उससे इस जनरेटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, ये तो हो गया आपका आर्मेचर, ये तो क्या है आपका? आर्मेचर। अब इस आर्मेचर के साथ अपन क्या करेंगे? फील्ड वाइंडिंग को क्या करेंगे? इसके श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। तो मैंने ये क्या किया, ये जो फील्ड वाइंडिंग है इसको आर्मेचर के कौन से क्रम में जोड़ दिया? श्रेणी क्रम में। अब यहां पर ये दोनों सिरे, यहां पर अपन क्या लगाएंगे? लोड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? यहां पर लोड। ये मैंने क्या कर दिया? एक लोड संयोजित कर दिया। क्या संयोजित कर दिया? लोड। ये जो वाइंडिंग है, ये वाइंडिंग कौन सी वाइंडिंग है आपकी? फील्ड वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है? फील्ड वाइंडिंग है। ये कौन सी वाइंडिंग है आपकी? आर्मेचर वाइंडिंग है। कौन सी वाइंडिंग है? आर्मेचर वाइंडिंग है। ये क्या है? यहां पर लोड है। क्या है? लोड। तो इस जनरेटर के अंदर क्या करते हैं? फील्ड वाइंडिंग और आर्मेचर वाइंडिंग को एक दूसरे के साथ कौन से क्रम में जोड़ दिया? श्रेणी क्रम में। अब ये देखिए, फील्ड वाइंडिंग के अंदर किसका गुण होगा? अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण होगा। मैंने अभी समझाया था। उस अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण यहां से 3 या 4 चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी। ठीक है, बहुत कम होगा चुंबकीय फ्लक्स का मान स्टार्टिंग में, क्योंकि इसके अंदर स्टार्टिंग में प्रवाहित धारा का मान क्या होता है? 0। तो अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण जो फ्लक्स आएगा उसका मान क्या होगा? बहुत ही कम। अब इस अवशिष्ट चुंबकत्व के फ्लक्स में इस आर्मेचर को अपन क्या करेंगे? यांत्रिक ऊर्जा देके इस आर्मेचर को प्राइम मूवर की सहायता से क्या देंगे अपन? यांत्रिक ऊर्जा। और जैसे ही आर्मेचर को यांत्रिक ऊर्जा देंगे तो ये आर्मेचर क्या करेगा? इस अवशिष्ट चुंबकत्व के चुंबकीय फ्लक्स के अंदर क्या करेगा? घूमेगा। और जैसे ही घूमेगा तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? विद्युत वाहक बल पैदा होगा। और जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा उसको अपन किससे लिखेंगे? Eg से। और इस विद्युत वाहक बल के कारण इस आर्मेचर के अंदर जो धारा प्रवाहित होगी उसको लिखेंगे किससे? Ia से। Ia का मतलब आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा। अब ये जो Ia वाली धारा है इधर से होती हुई इधर जाएगी। अब ये धारा कौन सी वाइंडिंग में जा रही है? फील्ड वाइंडिंग में। और फील्ड वाइंडिंग को हम जानते हैं सीरीज वाइंडिंग के नाम से भी। तो इसके अंदर जो धारा जाएगी उसको मैं लिखूंगा किससे? ISE। SE का मतलब सीरीज। तो सीरीज वाइंडिंग के अंदर जाने वाली धारा को किससे लिखेंगे? ISE से। अब ये धारा इस वाइंडिंग में से होकर गुजरेगी, तो इस वाइंडिंग में से पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा। और फ्लक्स का मान बढ़ेगा तो फिर विद्युत वाहक बल का मान बढ़ेगा, जिससे धारा बढ़ेगी। और ऐसे बढ़ते इसके अंदर विद्युत वाहक बल का मान कहां तक पहुंच जाएगा? रेटेड वोल्टेज तक पहुंच जाएगा। अब यहां से जो धारा निकल रही है वो यहां से धारा निकलकर किसके अंदर जाएगी? इस लोड के अंदर जाएगी। और लोड के अंदर जाने वाली धारा को मैंने किससे लिख दिया? IL से। फिर यहां से ये धारा जाती हुई वापस किसके अंदर आ जाएगी? आपके आर्मेचर में। तो इस प्रकार सीरीज जनरेटर के अंदर क्या होता है? आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग और लोड, ये तीनों कौन से क्रम में जुड़ रहे हैं? आपके तीनों कौन से क्रम में जुड़ रहे हैं बताओ? श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। कौन से क्रम में जुड़े होते हैं? श्रेणी क्रम में। तो इस वाइंडिंग के अंदर जो फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग और लोड तीनों कौन से क्रम में जुड़े होते हैं? श्रेणी क्रम में। और हमने देखा था जब प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ा था
उसके अंदर देखा था कि श्रेणी क्रम प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर उनमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है, बराबर होता है। उनमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है, निश्चित होता है, बराबर होता है। जितनी धारा आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होगी उतनी धारा ही सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होगी, उतनी धारा ही किसके अंदर प्रवाहित होगी, लोड के अंदर, क्योंकि ये तीनों कौन से क्रम में जुड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में। और श्रेणी क्रम में तीनों धाराओं का मान क्या होगा, आपका समान। तो याद रखना है सीरीज जनरेटर के अंदर क्या होता है, IA बराबर होता है ISE बराबर होता है IL। ये तीनों बराबर क्यों होती है, समझ में आ गया आपके क्यों होती है? क्योंकि सर इन तीनों, ये जो आपका आर्मेचर वाइंडिंग, आपकी जो फील्ड वाइंडिंग और ये जो लोड है, ये तीनों कौन से क्रम में जुड़ रहे हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ रहे हैं। और श्रेणी क्रम में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है, बराबर होता है। इस कारण इस जनरेटर के आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा का मान, सीरीज वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा का मान और लोड में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सीरीज जनरेटर के अंदर आर्मेचर, फील्ड और लोड, इन तीनों में प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, बराबर। अब देखिए, धारा प्रवाहित हुई, धारा प्रवाहित होगी तो इस वाइंडिंग का कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य होगा। उस प्रतिरोध को लिखूंगा मैं किससे, RSE से। इस वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है उसको किससे लिखा, RSE से। लोड का जो प्रतिरोध है उसको अपन किससे लिखेंगे, RL से। और ऐसे कैसे, आर्मेचर वाइंडिंग का भी तो कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा, उस आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध को लिखेंगे अपन किससे, RA से। ठीक है। अब इस वाइंडिंग के अंदर कुछ प्रतिरोध है और इस वाइंडिंग के अंदर धारा प्रवाहित हो रही है, तो इस वाइंडिंग के सिरों पर कुछ न कुछ वोल्टेज ड्रॉप पैदा होगा कि नहीं होगा। इस वाइंडिंग के सिरों पर जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा उसको अपन लिखेंगे ISE इंटू लिखेंगे RSE, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप V बराबर क्या होता है, I इंटू R होता है। V बराबर क्या होता है, IR। I की जगह यहां पर इस वाइंडिंग के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, ISE। इस वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है, RSE है। तो इस वाइंडिंग के एक्रॉस पैदा होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का मान कितना हो जाएगा, V बराबर क्या हो जाएगा, ISE इंटू क्या हो जाएगा, RSE। इसको V नहीं लिखेंगे, V को अपन टर्मिनल वोल्टेज या फिर इसको लिख सकते हैं VSE से लिख सकते हैं। तो आपको वोल्टेज ड्रॉप क्या हो गया, ISE इंटू RSE। पैदा होने वाला वोल्टेज कितना था, EG, उसमें से इतना यहां पर खर्च हो गया। वोल्टेज ड्रॉप के कारण वोल्टेज क्या हो जाता है, आपका नष्ट होता है। अब ये वोल्टेज खर्च हो गया तो ये वोल्टेज यहां से घटने के पश्चात जो भी वोल्टेज यहां पर मिलेगा उस वोल्टेज को अपन बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। क्या बोलेंगे इसको, टर्मिनल वोल्टेज। और टर्मिनल वोल्टेज को हम लिखेंगे किससे, V से। अब ये V क्या है, इस लोड के सिरों का क्या है, आपका वोल्टेज या फिर लोड को मिलने वाला वोल्टेज, या फिर इसी को बोल सकते हैं आउटपुट वोल्टेज। जनरेटर का जो आउटपुट वोल्टेज होता है वही क्या कहलाता है, आपका टर्मिनल वोल्टेज। तो बताइए, अगर मेरे को टर्मिनल वोल्टेज का मान लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि V बराबर हो जाएगा EG माइनस IA इंटू RA। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा था, ऐसे समझ लो, माना ये जनरेटर को जब अपन यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तो इस जनरेटर के अंदर 200 वोल्ट का विद्युत वाहक पैदा हुआ। EG कितना पैदा हुआ, 200। स्टार्टिंग में जनरेटर की आर्मेचर वाइंडिंग में कितना वोल्टेज पैदा हुआ, 200। अब ये 200 वोल्टेज के कारण जो भी धारा आएगी, उस धारा जब इस वाइंडिंग में से गुजरेगी तो इस वाइंडिंग के अंदर कुछ न कुछ वोल्टेज ड्रॉप पैदा होगा, यानी कि इसमें जो वोल्टेज है उस वोल्टेज में हानि होगी। माना इस वाइंडिंग के अंदर जो होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है वो कितना है, आपका 10 वोल्ट है। कितना है, 10 वोल्ट। तो 200 में से 10 वोल्ट यहां पर खर्च हो गया, तो बताओ लोड को कितना वोल्टेज मिलेगा। 200 में से 10 को घटा दो तो कितना मिलेगा, 190 वोल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मतलब लोड को वोल्टेज वो मिल रहा है वो कितना है, आपका 190। 10 वोल्टेज कम मिल रहा है ना, ये 10 वोल्टेज कम मिल रहा है, वो किसके कारण वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है। तो अगर पैदा होने वाले वोल्टेज में से इस फील्ड वाइंडिंग में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को घटा दूं तो आउटपुट में पैदा होने वाला वोल्टेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 190 बराबर हो जाएगा 200 माइनस 10। 200 क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल यानी कि EG। 10 क्या है, इस वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाला वोल्टेज ड्रॉप यानी कि ISE इंटू RSE।
ठीक है। और ये जो 90 है वो क्या है आपका, इसका टर्मिनल वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज, और उसको किससे लिख रहे हैं अपन, V से। तो ये फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। V बराबर क्या होगा, Eg माइनस आई एस सी इंटू क्या होगा, आर एस सी। तो इसके अंदर आपको सीरीज जनरेटर के अंदर जो दूसरा फॉर्मूला याद रखना है, वो दूसरा फॉर्मूला क्या होगा आपका, V बराबर होगा क्या, Eg माइनस आई एस ई इंटू होगा आर एस सी। देखिए आई एस सी का मान किसके बराबर है, आई ए के बराबर है। आई एस ई का मान किसके बराबर है, आई ए के बराबर है। तो मैं इस फॉर्मूले में आई एस सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, आई ए लिख सकता हूँ। कोई प्रॉब्लम आएगी क्या? तो इसको मैं लिख सकता हूँ V बराबर ई जी माइनस आई एस ई सॉरी आई ए इंटू आर एस ई। ठीक है, ये तो क्या है, सीरीज वाइंडिंग के अंदर होने वाला क्या है आपका वोल्टेज ड्रॉप है। किसके अंदर है, सीरीज वाइंडिंग के अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप। अब दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, इस आर्मेचर वाइंडिंग का भी तो कुछ न कुछ प्रतिरोध है भाई। आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना है, आर ए, और इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा कितनी, आई ए। तो आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण भी तो आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप पैदा होगा, और उस वोल्टेज ड्रॉप का मान कितना होगा, आई ए इंटू आर ए। तो देखिए आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध के कारण इस आर्मेचर वाइंडिंग में भी कुछ न कुछ वोल्टेज ड्रॉप अवश्य पैदा होगा। लेकिन आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम होता है, 1 ओम या 2 ओम के लगभग होता है। इस कारण आर्मेचर वाइंडिंग में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है, बहुत ही कम। लेकिन यदि मैं इसमें से आर्मेचर वाइंडिंग के अंदर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को भी घटा दूं, तो जो जनरेटर के अंदर जो टर्मिनल वोल्टेज है उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा, V बराबर ई जी माइनस आई ए से आर एस सी माइनस आई ए इंटू आर ए। ये क्या है आपका, फील्ड वाइंडिंग का वोल्टेज ड्रॉप है। क्या है ये, फील्ड वाइंडिंग का वोल्टेज ड्रॉप। फील्ड वाइंडिंग का वोल्टेज ड्रॉप कौन सा है, आई एस सी इंटू आर ए। आई ए इंटू आर ए क्या है आपका, आर्मेचर वाइंडिंग का। कौन सी वाइंडिंग का, आर्मेचर वाइंडिंग का क्या है, ये वोल्टेज ड्रॉप है। आर्मेचर वाइंडिंग के वोल्टेज ड्रॉप को आई ए इंटू आर ए से, और फील्ड वाइंडिंग के वोल्टेज ड्रॉप को आई एस सी माइनस आर ए से। यानी कि फील्ड वाइंडिंग के अंदर होने वाली हानि और आर्मेचर वाइंडिंग में होने वाली जो हानि है, वोल्टेज में जो होने वाली हानि है, उसको पैदा होने वाले विद्युत वाहक में से घटा देंगे, तो जो आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा वो अपन को क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो इसी फॉर्मूले के अंदर अपन को आगे यहाँ पर ये भी लिखना पड़ेगा, अगर आर्मेचर के अंदर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को काउंट करेंगे तो इस फॉर्मूले को अपन ये भी लिख सकते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, V बराबर ई जी माइनस आई एस सी माइनस आई ए इंटू आर ए। आई एस सी आर ए सी क्या है, फील्ड वाइंडिंग में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप, आई ए इंटू आर ए क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप। अब फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली धारा आई एस सी का मान किसके बराबर होता है, आई ए के बराबर। तो आई एस सी की जगह मैंने यहां पर क्या लिख दिया, आई ए माइनस क्या आ जाएगा, आई ए इंटू क्या आ जाएगा, आर ए। देखिए आई ए यहां पर भी है, यहां पर भी है, दोनों में से आई ए क्या ले लो कॉमन, तो V बराबर क्या बन जाएगा आपका, ई जी माइनस आई ए कॉमन ले लिया, तो यहां से बचेगा आर एस ई प्लस के, देखो माइनस बाहर आ गया तो क्या बच जाएगा, प्लस इंटू क्या हो जाएगा, आर ए। आर ए सी क्या है, फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध, आर ए क्या है, आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध। अभी अपन देखेंगे फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध, जो सीरीज जनरेटर होता है उसके अंदर फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम। आर एस सी का मान भी बहुत कम होता है, आर ए का मान भी बहुत कम होता है। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं क्या, आर एस ई प्लस आर ए, आर एस सी प्लस आर ए बराबर, इन दोनों को मान को मैंने किसके बराबर लिख दूं, आर के बराबर। आर बराबर क्या लिखेंगे, आर एस सी प्लस आर ए। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, V बराबर बन जाएगा ई जी माइनस आई ए इंटू क्या बन जाएगा, आर। ये दूसरा फॉर्मूला आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। V बराबर क्या होता है, ई जी माइनस आई ए इंटू आर ए। V बराबर क्या है, टर्मिनल वोल्टेज या आउटपुट का वोल्टेज है। ई जी क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल है,
और IAR क्या है, इस सीरीज जनरेटर के अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है। तो दूसरा जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो क्या रखना है, V बराबर EG माइनस IA इंटू RA। ठीक है, तो इसको अपन को मिटा देता हूं मैं, ये अपन का कोई काम की चीज नहीं है, मैंने सिर्फ आपको समझाया कि ये फॉर्मूला कहां से निकला। तो दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया, V बराबर हो गया क्या आपका EG माइनस IA इंटू R। जो सीरीज जनरेटर के अंदर आपको दूसरा फॉर्मूला याद रखना है वो ये। अब इसी फॉर्मूले से अपन एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। अगर मेरे को EG का मान निकालना है तो ये संख्या माइनस वाली है ना, माइनस वाली संख्या को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये संख्या किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो मैं इसी फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और बना सकता हूँ, EG बराबर क्या हो जाएगा आपका V प्लस IA इंटू क्या हो जाएगा R। यानी कि जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल का यदि मान निकालना है तो आउटपुट में प्राप्त होने वाला वोल्टेज और होने वाली हानि दोनों को जोड़ दो तो जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। तो जनरेटर सीरीज जनरेटर के अंदर आपको तीन फॉर्मूले याद रखने। पहला याद रखना है, सीरीज जनरेटर के अंदर IA बराबर ISC बराबर क्या होता है, IL होता है। दूसरा, सीरीज जनरेटर के अंदर जो टर्मिनल वोल्टेज या आउटपुट वोल्टेज V बराबर होता है EG माइनस IA इंटू R। EG क्या है, जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल। दूसरा क्या है, EG बराबर क्या है, V प्लस IA इंटू R है। इसके अंदर अपन को यहाँ पर ये लिखना है, क्या क्या लिखना है, यहाँ पर कौन कौन से टर्म्स क्या है उसको भी मैं लिख देता हूँ। यहाँ IA बराबर क्या है, आर्मेचर की करंट है। क्या है, IA क्या है आपकी आर्मेचर करंट है। IAC क्या है, सीरीज वाइंडिंग की करंट है। क्या है, सीरीज वाइंडिंग की करंट। ऐसे कैसे IL बराबर क्या है, यहां पर लोड करंट है। क्या है, IL लोड करंट है। ऐसे कैसे EG बराबर क्या है आपका जनरेटेड वोल्टेज है। क्या है, जनरेटेड वोल्टेज यानी कि प्रेरित विद्युत वाहक बल, या इसको लिखेंगे अपन EMF से। ठीक है। दूसरा V बराबर क्या है आपका टर्मिनल वोल्टेज है। क्या है आपका टर्मिनल वोल्टेज, या फिर इसी को अपन बोल सकते हैं आउटपुट वोल्टेज, या फिर इसी को अपन बोल सकते हैं लोड वोल्टेज। क्या भी बोल सकते हैं इसको, लोड वोल्टेज। तो इसके अंदर आपको याद रखना है IA बराबर आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा, ISC बराबर सीरीज वाइंडिंग में प्रवाहित होने वाली धारा, IL बराबर लोड करंट है, लोड के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा है, EG बराबर जनरेटेड वोल्टेज है, इस जनरेटर के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो है, और V बराबर क्या है आपका टर्मिनल वोल्टेज, इसी को अपन आउटपुट वोल्टेज और इसी को अपन लोड वोल्टेज के नाम से भी क्या करते हैं, अपन जानते हैं। तो ये हो गया सीरीज जनरेटर के अंदर आपको जो फॉर्मूले याद रखना है। अब एक चीज जो इंपॉर्टेंट सीरीज जनरेटर के अंदर क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जो सीरीज जनरेटर के अंदर ये जो फील्ड वाइंडिंग अपन लगाते हैं, सीरीज जनरेटर में जो फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं उसका जो प्रतिरोध होता है, इस फील्ड वाइंडिंग का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। प्रतिरोध का मान क्या रखते हैं अपन, कम। सीरीज वाइंडिंग के अंदर प्रतिरोध का मान क्या रखते हैं अपन, कम रखते हैं। अब प्रतिरोध का मान कम रखने का पीछे का जो कारण है वो समझो कि प्रतिरोध कम क्यों रखते हैं। अब ये तो सबको पता है भाई, सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध कम रखते हैं, उसके अंदर फेरों की संख्या कम होती है, उसको मोटे तार से बनाते हैं। उसके कारण बता रहा हूं मैं आपको कि इसका जो प्रतिरोध कम रखने का कारण क्या है, इसको मोटा बनाने का कारण क्या है, इसमें फेरों की संख्या को कम क्यों रखते हैं, इन सब का कारण बता रहा हूं। अभी तक शायद आपने कारण समझा हुआ। देखिए, प्रतिरोध कम रख रहे हैं, उसका कारण क्या है, अगर मैं सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्यादा रखता, माना यदि मैं सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्यादा रखता तो सीरीज वाइंडिंग के अंदर RSC का मान ज्यादा होगा, तो इस वाइंडिंग के अंदर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या होगा, ज्यादा। यानी कि यदि इसका प्रतिरोध ज्यादा होता, प्रतिरोध कम है, तब तो वोल्टेज ड्रॉप कितना पैदा हो रहा है इसके अंदर 10। लेकिन यदि प्रतिरोध ज्यादा हो जाता तो V बराबर क्या होता है ISE इंटू RSC। अगर RSC का मान ज्यादा होगा तो V का मान भी क्या होगा, ज्यादा। मतलब यहां पर मान लो अगर प्रतिरोध ज्यादा होगा तो इसके अंदर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप का मान यदि 100 हो गया तो बताओ आउटपुट में वोल्टेज मेरे को कितना प्राप्त होगा, 100 वोल्ट प्राप्त होगा ना। लोड को वोल्टेज कितना प्राप्त होगा, 100। अगर प्रतिरोध कम है तब तो वोल्टेज कितना मिल रहा है, 190। लेकिन यदि सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध ज्यादा रख दिया तो आउटपुट वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। मतलब लोड को कम वोल्टेज मिलेगा
और अपन ये थोड़ी चाहते हैं जनरेटर अपना का कम वोल्टेज पैदा करे। हम तो क्या चाहते हैं, जनरेटर से अपना जो भी रेटेड वोल्टेज है ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज पैदा करें। तो सीरीज जनरेटर से यदि मेरे को रेटेड वोल्टेज प्राप्त करना है तो सीरीज जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या रखना पड़ेगा, कम। प्रतिरोध कम रखेंगे तो इसके अंदर वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, वोल्टेज ड्रॉप कम होगा तो आउटपुट में वोल्टेज क्या मिलेगा, ज़्यादा। पहली चीज समझ में आ गई, सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध कम क्यों रखते हैं। दूसरा देखिए, सीरीज वाइंडिंग का, इनको मिटा देता हूं अब, ठीक है, इनको नोट कर लिया ना, अगर नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद में देखिए, अब अपन देखते हैं कि इसका प्रतिरोध कम क्यों ज़्यादा रखते हैं, इसको मोटी वाइंडिंग से क्यों बनाते हैं, इसके अंदर फेरों की संख्या कम क्यों रखते हैं। इन सबको साफ कर देता हूं। अगली लाइंस क्या रखनी है अपन को, सीरीज वाइंडिंग। या फिर इसी वाइंडिंग को अपन बोलते हैं क्या, फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है इसके अंदर, कम होता है। फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, कम, क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा रखेंगे तो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, और वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा तो आउटपुट में वोल्टेज क्या मिलेगा अपन को, कम मिलेगा। अब देखिए, अपन ने प्रतिरोध का फॉर्मूला पढ़ रखा है, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू क्या होता है, L अपॉन ए होता है। क्या होता है, R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन ए होता है। तो इस फॉर्मूले से देखो, इस वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या है, कम है। प्रतिरोध क्या है, कम। प्रतिरोध को किससे लिखते हैं अपन, R से, मतलब इस वाइंडिंग में R का मान क्या है आपका, कम है। तो बताओ इस फॉर्मूले में जब R का मान कम होगा, देखिए R व्युत्क्रमानुपाती होता है 1 अपॉन ए के, पढ़ा होगा आपने, बेसिक के अंदर मैंने पढ़ाया था। किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब R का मान कम होगा तो उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मतलब ही क्या होती है, उसकी मोटाई। तो यदि किसी चालक पदार्थ का प्रतिरोध कम है तो उस चालक पदार्थ की मोटाई क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी। क्या होगी, ज्यादा। तो सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है। इस कारण सीरीज वाइंडिंग को अपन क्या करते हैं, उसको मोटे तार से बनाते हैं। क्योंकि जब हम सीरीज वाइंडिंग को मोटे तार से बनाएंगे, सीरीज वाइंडिंग को क्या बनेंगे हम, जब मोटे तार से बनाएंगे तो उस सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब सीरीज वाइंडिंग के प्रतिरोध को कम करेंगे तो कम करने के लिए उस वाइंडिंग को अपन कौन से तार से बनाएंगे, मोटे तार से बनाते हैं। इस कारण इस सीरीज वाइंडिंग को अपन कौन से तार से बनाते हैं, मोटे तार से। अब दूसरा, इस सीरीज वाइंडिंग के अंदर जो फेरों की संख्या होती है, तार तो मोटा लेते हैं लेकिन फेरों की संख्या क्या लेते हैं इसके अंदर, कम रखते हैं। फेरों की संख्या क्या रखते हैं इसके अंदर, कम। सीरीज वाइंडिंग के अंदर फेरों की संख्या हम क्या रखते हैं, कम रखते हैं। क्या रखते हैं, कम। उसका भी कारण है, देखो जनरेटर के अंदर जो पैदा होने वाला विद्युत वाहक बल है Eg, वो केवल दो ही चीजों पर निर्भर करता है। एक तो निर्भर करता है फाई के ऊपर और दूसरा निर्भर करता है किसके ऊपर, N के ऊपर। ठीक है। अब ये जो इस वाइंडिंग के अंदर पैदा, अब देखिए सीरीज वाइंडिंग के अंदर ही तो पैदा हो रहा है फाई। अब ये जो फाई है, ये जो फाई है वो दो चीजों पर निर्भर करता है, एक तो N के ऊपर और एक इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा पे। फाई बराबर क्या होता है आपका, N इंटू आई होता है। ये किसी भी वाइंडिंग या किसी भी चालक पदार्थ के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र है। फाई बराबर क्या होता है, N इंटू आई। N बराबर क्या है यहाँ पर, N बराबर है कुंडली में फेरों की संख्या। N बराबर क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या। कुंडली में फेरों की संख्या को किससे लिखेंगे, N से। I बराबर क्या है, कुंडली में प्रवाहित धारा। कुंडली में प्रवाहित धारा, कुंडली में प्रवाहित धारा को अपन किससे लिखेंगे, I से। माना प्रेजेंट टाइम में, प्रेजेंट टाइम में एक ऐसा जनरेटर है जिसकी कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा I बराबर कितना है, 10 एम्पियर है। कितना है, 10 एम्पियर। और उस कुंडली के अंदर जो फेरों की संख्या है वो कितनी है, 10 है। कितनी है, 10। तो बताओ उस कुंडली के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा, N इंटू आई, यानी कि 10 को हम 10 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 100। अब ये जो 100 चुंबकीय फ्लक्स है वो इस जनरेटर, इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर कितने वेबर का चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो रहा है,
100 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स पैदा हो रहा है। इस 100 वेबर के चुंबकीय फ्लक्स के कारण माना इस जनरेटर के अंदर आउटपुट में कितना वोल्टेज पैदा हो रहा है, 200 वोल्टेज। कितना पैदा हो रहा है, 200 वोल्टेज। मैंने क्या माना, एक जनरेटर था जिसकी आर्मेचर वाइंडिंग, जिसकी वाइंडिंग में प्रवाहित धारा का मान कितना, 10 एम्पियर। वाइंडिंग में फेरों की संख्या को कितना माना मैंने, 10। तो उस वाइंडिंग में पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला हो जाएगा phi बराबर N इंटू आई। तो 10 को 10 से गुणा किया तो मैंने 100। तो इस वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना हो गया, 100 वेबर। इस 100 वेबर के चुंबकीय फ्लक्स में जब इस आर्मेचर को घुमाते हैं तो इस आर्मेचर की वाइंडिंग में पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान कितना है, 200 वोल्ट है। कितना है, 200 वोल्ट। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आगे समझना, जो सीरीज वाइंडिंग है उसको अपन मोटे तार से बना रहे हैं। मोटे तार से बनाने के कारण इसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम। अब जब इसका प्रतिरोध कम होगा तो इसके अंदर जो प्रवाहित होने वाली धारा आई ऐसी है उसका मान क्या होगा, ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि धारा को बहने से कौन रोकता है, प्रतिरोध। और जब इस वाइंडिंग का प्रतिरोध कम है, जब आर का मान कम है तो आई का मान क्या होगा, ज्यादा। होगा कि नहीं होगा। अगर मैंने इस वाइंडिंग को मोटे तार से बना दिया तो इसका आर कम हो जाएगा, आर कम हो जाएगा तो इसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या हो जाएगा, ज्यादा। यानी कि पहले इस वाइंडिंग में यदि 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही थी, अब इसको मैंने यदि मोटे तार से बना दिया तो इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ जाएगा। अब मान लेते इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान कितना हो गया, 10 एम्पियर हो गया। कितना हो गया, 10। अब इसके अंदर कुंडली के अंदर यदि मैं फेरों की संख्या जितने पहले थे उतने के उतने ही रखता हूं, यानी कि अब भी यदि कुंडली के अंदर मैं फेरों की संख्या 10 की 10 रखता हूं तो इस जनरेटर के अंदर जो पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स है उसका मान कितना हो जाएगा, 200 वेबर। कितना हो जाएगा, 200 वेबर। जब कुंडली के अंदर धारा का मान 10 एम्पियर था, फेरों की संख्या 10 थी, तब पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान कितना था, 10। लेकिन अब कुंडली को जब मैंने मोटे तार से बना दिया तो उसका प्रतिरोध कम हो जाएगा। प्रतिरोध कम होने से उसमें प्रवाहित होने वाली धारा ISC का मान बढ़ जाएगा और धारा का मान बढ़ने से उस वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान बढ़ेगा। और जब इस वाइंडिंग के अंदर पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स 100 से कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो इसके अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान कितना हो जाएगा, 400। यानी कि पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान क्या हो गया, बढ़ गया। लेकिन माना मेरे को तो इस जनरेटर से 200 वोल्टेज ही प्राप्त करना है। मेरे को तो कितने वोल्टेज की आवश्यकता है, 200 वोल्टेज की ही आवश्यकता है। मेरे को 400 वोल्टेज नहीं चाहिए। यानी कि अगर मेरे को पहले के जनरेटर के बराबर वोल्टेज प्राप्त करना है तो मैं क्या करूंगा भाई, प्रतिरोध कम होने से धारा का मान तो बढ़ गया ना। तो धारा का मान बढ़ गया तो मैं फेरों की संख्या को 10 क्यों रखूंगा, एक्स्ट्रा तार क्यों लगाएंगे वहां पर। जब हमको 200 वोल्टेज चाहिए तो 200 पैदा करेंगे ना। अब अपन क्या करेंगे, उस कुंडली के अंदर जो अपन ने 10 फेरे लगा रहे थे, कितने फेरे लगा रखे थे, 10। अब उन 10 फेरों को घटाकर मैं कितने फेरे कर दूंगा, केवल 5 कर दूंगा। कितने कर दूंगा, 5। तो 10 की जगह मेरे को कितने टर्न्स लगाने पड़ेंगे, यहाँ पर 5 टर्न्स लगाने पड़ेंगे। तो बताओ चालक पदार्थ की बचत होगी कि नहीं होगी। और जब तांबे की बचत होगी तो उस जनरेटर को बनाने की जो लागत है वो भी क्या हो जाएगी, अपन कम हो जाएगी। भाई कंपनी जब जनरेटर को बनाती है तो वो तो क्या रखती है, उसके अंदर लागत कम से कम हो ताकि उसका जो मूल्य वो कम रहे। क्योंकि जब जनरेटर का मूल्य ज़्यादा होगा तो पब्लिक उसको खरीदेगी नहीं। तो वो तो क्या चाहते हैं, बनाते समय उसमें रेट क्या हो, कम से कम हो। अब उनको तो 200 वोल्टेज पैदा करने वाला जनरेटर बनाना है तो वो तो क्या करेंगे, फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार से बनाएंगे। और जैसे मोटे तार से बनाएंगे तो उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज़्यादा हो जाएगा। अब जितना पहले, अब मेरे को 100 वेबर का चुंबकीय फ्लक्स चाहिए, अब धारा 20 एम्पियर है, तो मैं क्या करूंगा, जो 10 नंबर ऑफ टर्न्स लग रहे थे उन नंबर ऑफ टर्न्स को कितना कर दूंगा, 5। तो पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान अब कितना हो जाएगा, 100। और जब पैदा होने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान 100 होगा तो उस जनरेटर के अंदर पैदा होने वाले वोल्टेज का मान कितना होगा, 200। तो क्या फायदा हुआ, जनरेटर का क्या होता है, प्रतिरोध कम होने के कारण प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज़्यादा हो जाता है, जिससे उस जनरेटर से जो पहले वाले जनरेटर के बराबर वोल्टेज प्राप्त करना है तो उसकी फील्ड वाइंडिंग में फेरों की संख्या को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। इस कारण जो सीरीज जनरेटर होती है उसकी फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध कम होता है,
उसकी फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार से बनाते हैं, उसकी फील्ड वाइंडिंग में फेरों की संख्या को क्या रखते हैं अपन, कम रखते हैं। इसके अंदर से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ये तो मैंने आपको समझाया कि फील्ड वाइंडिंग को अपन मोटे तार से बनाने से उसके अंदर फेरों की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। क्या हो जाती है आपकी, कम। तो इसके अंदर लिखना है सीरीज वाइंडिंग में या सीरीज वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है आपका, कम होता है। दूसरा लिखना है श्रेणी जनित्र में, श्रेणी जनित्र की फील्ड वाइंडिंग को, श्रेणी जनित्र की फील्ड वाइंडिंग को मोटे तार व कम फेरों वाली बनाई जाती है। सीरीज जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग को क्या कर रहे हैं अपन, मोटे तार और कम फेरों वाली बनाई जाती है। सीरीज वाइंडिंग या फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम होता है। दोनों इंपॉर्टेंट लाइंस है, इनमें से क्वेश्चंस आता है, नोट कर लेना, हाईलाइट कर लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन सीरीज जनरेटर का उपयोग। क्या सीरीज जनरेटर का उपयोग अपन कहां पर करते हैं, कई बार क्वेश्चंस आया हुआ है सीरीज जनरेटर का उपयोग कहां पर करते हैं। तो सीरीज जनरेटर का उपयोग कहां पर करते हैं, इस जनित्र का उपयोग डीसी पारेषण लाइन, डीसी पारेषण लाइन, पारेषण लाइन को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसमिशन लाइन। तो जो डीसी पारेषण या डीसी ट्रांसमिशन लाइन है, उस डीसी ट्रांसमिशन लाइन में बूस्टर जनरेटर, क्या बूस्टर जनित्र के रूप में, बूस्टर जनित्र के रूप में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो सीरीज जनरेटर का उपयोग कहां पर कर रहे हैं अपन, पारेषण लाइन में, डीसी पारेषण लाइन में बूस्टर जनित्र के रूप में क्या करते हैं अपन, इसका उपयोग करते हैं। ये बूस्टर जनित्र पारेषण लाइन में क्या करता है, इस पारेषण लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, पारेषण लाइन का मतलब होता है जनरेटिंग स्टेशन से जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक है वहां पर लाइन को लाना, जनरेटिंग से डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक सप्लाई को लाना। सप्लाई को जिस लाइन के माध्यम से लाया जाता है वो लाइन ही कौन सी लाइन कहलाती है, पारेषण लाइन। अब पारेषण लाइन का कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा, और जब प्रतिरोध होगा तो जनरेटिंग स्टेशन से डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन तक जब उस लाइन को लाएंगे तो उस लाइन में वोल्टेज ड्रॉप होगा और उसके कारण वोल्टेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब जो वोल्टेज कम हो गया उस वोल्टेज को दोबारा बढ़ाने के लिए, अपन क्या करते हैं, डीसी सीरीज जनरेटर का उपयोग करते हैं। क्योंकि जो एसी के अंदर ट्रांसमिशन होता है, एसी के अंदर जो ट्रांसमिशन होता है, तो एसी में वोल्टेज बढ़ाने के लिए तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, ट्रांसफॉर्मर का। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, एसी में वोल्टेज के मान को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। लेकिन यदि डीसी के अंदर यदि मेरे को वोल्टेज का बढ़ाना है, डीसी के अंदर यदि मेरे को वोल्टेज बढ़ाना है या डीसी पारेषण लाइन में यदि वोल्टेज बढ़ाना है, तो उस पारेषण लाइन के श्रेणी क्रम में अपन बूस्टर जनरेटर को जोड़ते हैं। बूस्टर जनरेटर को उस पारेषण लाइन के कौन से क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब ये बूस्टर जनरेटर क्या करता है, जो पारेषण लाइन है उसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप के कारण जो वोल्टेज में कमी हुई थी उस वोल्टेज को वापस क्या कर देता है, आपका बढ़ा देता है। तो अगला इसके अंदर क्या करता है, बूस्टर जनरेटर, बूस्टर जनरेटर क्या करता है, पारेषण लाइन में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप, हिंदी में लिखते हैं इसको विभवपात, होने वाले वोल्टेज ड्रॉप को बढ़ा देता है। नहीं, ऐसे नहीं लिखना इसको। बूस्टर जनरेटर पारेषण लाइन में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप
होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के कारण डीसी जनरेटर पारेषण लाइन में वोल्टेज ड्रॉप के कारण वोल्टेज में होने वाली कमी की पूर्ति कर वोल्टेज को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है, वोल्टेज को बढ़ा देता है। ठीक है, क्या लिखा मैंने, बूस्टर जनरेटर क्या काम कर रहा है, पारेषण लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उस वोल्टेज ड्रॉप के कारण वोल्टेज में क्या हो जाती है, आपकी कमी हो जाती है। वोल्टेज में कमी हो गई, उस कमी की ये क्या करता है, पूर्ति करता है और उस वोल्टेज को वापस क्या कर देता है, आपका बढ़ा देता है। तो ये हो गया आपका डीसी सीरीज जनरेटर का उपयोग। इसके बाद में अपन को पढ़ना है डीसी सीरीज जनरेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उसके अभिलाक्षणिक वक्र, वो और पढ़ लेते हैं, फिर आपका डीसी सीरीज जनरेटर कंप्लीट हो जाएगा। क्या पढ़ेंगे अपन अब, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज जनरेटर, यानी कि डीसी सीरीज जनरेटर का अभिलाक्षणिक वक्र, डीसी सीरीज जनरेटर का अभिलाक्षणिक वक्र। देखो, डीसी सीरीज जनरेटर के अंदर जो अभिलाक्षणिक वक्र अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सटर्नल वाला। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे इसके अंदर, अपन एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, यानी कि बाह्य अभिलाक्षणिक वक्र पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अपन, बाह्य अभिलाक्षणिक वक्र। और ये जो बाह्य अभिलाक्षणिक वक्र है ये किस किस के बीच में खींचा जाता है, तो ये खींचा जाता है टर्मिनल वोल्टेज और किसके बीच में, लोड करंट। टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट के बीच में कौन सा वक्र खींचा जाता है, आपका बाह्य अभिलाक्षणिक वक्र खींचा जाता है। ठीक है, देखिए अब ये वक्र क्या होता है, इससे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके अपन को ये पता चलता है कि जब डीसी सीरीज जनरेटर पर अपन लोड का मान बढ़ाएंगे तो उससे डीसी सीरीज जनरेटर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए अपन ने देखा V बराबर क्या होता है, EG माइनस क्या होता है, IA इंटू क्या होता है, R होता है। V बराबर क्या होता है, EG माइनस IA इंटू R होता है। दूसरा एक फॉर्मूला आपको ये भी पता है, EG बराबर क्या होता है, फाई इंटू क्या होता है, N होता है। EG बराबर क्या होता है, फाई इंटू N होता है। अब देखिए डीसी सीरीज मोटर के अंदर अपन ने देखा फील्ड वाइंडिंग का जो प्रतिरोध है वो क्या होता है, आपका बहुत ही कम होता है। फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम। दूसरा आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और ये सूत्र के अंदर जो आप R देख रहे हो वो R बराबर क्या है, आपका RSE प्लस के क्या है, RA। थोड़ी देर पहले देखा था। अब इसमें RSE का मान भी कम है, RA का मान भी कम है, तो इस R का मान भी क्या होगा, बहुत ही कम होगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध लगभग 2 वोल्ट के बराबर होता है, सीरीज वाइंडिंग का प्रतिरोध भी लगभग 5 वोल्ट के बराबर रखा, बहुत ही कम रखा, 10 वोल्ट 15 वोल्ट मान लो, जैसे 8 वोल्ट मान लो, तो टोटल वोल्टेज कितना हो रहा है इसके अंदर, 10 वोल्ट ही हो रहा है। सॉरी प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। जैसे आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध कितना, 2 ओम, सीरीज फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध मान लेते हैं 8 ओम है, तो टोटल जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, आपका 10 ओम होगा। कितना होगा, 10। मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि सीरीज जनरेटर के अंदर क्या होता है, प्रतिरोध का मान क्या होता है, बहुत ही कम। प्रतिरोध का मान कम रखने का कारण मैंने बता दिया, क्योंकि प्रतिरोध ज्यादा होगा तो वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा, IaRa ज्यादा होगा। जब IaRa ज्यादा होगा तो जो टर्मिनल वोल्टेज है वो अपन को क्या प्राप्त होगा, कम प्राप्त होगा। तो जो IaRa के कारण यानी कि वोल्टेज ड्रॉप के कारण टर्मिनल वोल्टेज पर जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव क्या होता है, बहुत ही कम होता है।
यानी कि डीसी सीरीज जनरेटर के और जो टर्मिनल वोल्टेज है, इस टर्मिनल वोल्टेज पर इस वोल्टेज जो इसकी वाइंडिंग के अंदर होने वाला वोल्टेज ड्रॉप है उसका प्रभाव क्या होता है, बहुत ही कम पड़ता है। अब प्रभाव कम क्यों पड़ रहा है, क्योंकि इनके अंदर प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ही कम। जब R का मान कम होगा तो IaRa का मान भी क्या होगा, कम होगा, और जब IaRa का मान कम होगा तो टर्मिनल वोल्टेज पर प्रभाव क्या पड़ेगा, आपका कम पड़ेगा। तो अपन देखते हैं भाई टर्मिनल वोल्टेज पर इस IaRa का प्रभाव तो कम पड़ रहा है, लेकिन इस फाई और एंड से और Eg पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए ग्राफ अपन खींच रहे हैं किस किस के बीच में, एक तो खींच रहे हैं अपन लोड करंट IL, इधर तो क्या ली मैंने, लोड करंट IL, और इधर लिया मैंने टर्मिनल वोल्टेज V। जो बाह्य अभिलाक्षणिक वक्र है वो टर्मिनल वोल्टेज V और लोड करंट के बीच में कहते हैं। अब देखिए सीरीज जनरेटर के अंदर क्या होता है, IA बराबर होता है ISE बराबर क्या होता है IL। तो IL का मान किसके बराबर है, IA के बराबर। तो मैं यहाँ पर IA भी लिख दूँ तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, या इसको मैं ISE लिख दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तीनों का मान क्या होता है, आपका बराबर होता है। देखिए जब लोड का मान अगर डीसी सीरीज जनरेटर पर, अगर इस डीसी सीरीज जनरेटर पर मैं लोड का मान 0 कर दूं, क्या कर दूं, लोड का मान 0, यानी कि इस सीरीज जनरेटर पर से यदि मैं लोड को हटा दूं, लोड का मान 0 का मतलब यहां से मैं क्या कर दूं, लोड को यदि क्या कर दूं, हटा दूं। एक मिनट इसको मैं पूरे को मिटा देता हूं, क्योंकि अभी ये डायग्राम अपने काम आने वाला है। दोबारा बनाता हूं इसको साफ, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपके। देखिए ये तो हो गया आपका आर्मेचर, ये हो गई आपकी फील्ड वाइंडिंग, ठीक है। अब प्रेजेंट टाइम में अपन जो बात कर रहे हैं, देखिए इसके अंदर क्या पैदा होगा, Eg, इसको अपन क्या देंगे, यांत्रिक ऊर्जा देंगे। कौन सी ऊर्जा देंगे, इसको यांत्रिक ऊर्जा। तो इसके अंदर विद्युत वाहक बल पैदा होगा, और इस विद्युत वाहक बल के कारण इसके अंदर क्या प्रवाहित होगी, धारा, ठीक है। अब देखिए मैंने बोला जब जनरेटर के अंदर लोड का मान 0 होगा, इस जनरेटर में जब लोड नहीं लगाते, नो लोड की अवस्था की बात कर रहा हूं मैं, कौन सी अवस्था की बात कर रहा हूं, नो लोड। तो नो लोड की अवस्था में इस IL का मान कितना होगा, आपका 0 होगा कि नहीं होगा। तो नो लोड की अवस्था में IL का मान 0 है, मतलब यहां पर है आपकी, इस पॉइंट पर IL क्या होगी, आपकी 0। तो उस समय जब IL का मान 0 होगा तो इस जनरेटर के अंदर जो पैदा होने वाला वोल्टेज है वो कितना होगा, या जो टर्मिनल वोल्टेज है वो कितना होगा। क्या जनरेटर जब नो लोड की अवस्था में होगा तो इस जनरेटर के अंदर इसके सिरों पर जो वोल्टेज पैदा होगा V, इसके अंदर इसके एक्रॉस जो वोल्टेज पैदा होगा V, उसका मान कितना होगा, कितना होगा। तो आप देख पा रहे हो जब V का मान 0 है, जब IL का मान 0 है, तो अपन जानते हैं सीरीज जनरेटर के अंदर IA बराबर ISE बराबर क्या होता है, IL होता है। जब लोड का मान 0 है मतलब IL का मान कितना है, 0 है। जब IL का मान 0 होगा तो इस ISE का मान भी कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि तीनों के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या है, 0। और जब ISE का मान 0 होगा तो इस जनरेटर के अंदर जो पैदा होने वाला फ्लक्स फाई है वो किसके समानुपात में, इसमें प्रवाहित होने वाली धारा पर। भाई चुंबकीय फ्लक्स किसके कारण हो रहा है, इसके अंदर प्रवाहित होने वाली धारा के कारण आ रहा है ना। तो जब ISE का मान 0 हो गया तो बताओ फाई का मान भी कितना होगा, 0 होगा। फाई का मान भी क्या होगा, 0। और अपन जानते हैं Eg बराबर क्या होता है, फाई इंटू क्या होता है, n। जब ISE का मान 0 हो गया क्या होता है, फाई समानुपाती क्या होता है, आपका ISE होता है। जब लोड का मान 0 हुआ तो किसका मान 0 हुआ, IL का मान 0 हुआ। IL का मान 0 हुआ तो ISE का मान क्या होगा, 0। और जब ISE का मान 0 होगा तो फाई का मान भी क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। धारा बहेगी तो ही चुंबकीय फ्लक्स आएगा। तो फाई का मान 0 हो गया, और जब इस समीकरण में जब फाई का मान 0 हो जाएगा और जब 0 को किसी संख्या से गुणा करेंगे तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी कितना हो जाएगा, 0। मतलब नो लोड की अवस्था में, सीरीज जनरेटर जब नो लोड की अवस्था में होता है
तो उस जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होता है? 0 होता है। अगर सीरीज जनरेटर पर मैं लोड नहीं लगाता हूं, अगर सीरीज जनरेटर पर मैं लोड नहीं लगाता हूं और इस सीरीज जनरेटर को मैं यांत्रिक ऊर्जा देके इसके आर्मेचर को यदि मैं घुमाऊं तो इसके आर्मेचर में पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा? 0। कितना होगा? 0, लगभग 0 बोल सकते हैं। अब ये तो देखिए, ये तो हो गया फैक्ट प्रैक्टिकली रूप में। प्रैक्टिकली रूप में तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि लोड ही नहीं है। लोड नहीं है तो इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर धारा नहीं बहेगी, क्योंकि यहां पर कौन सा सर्किट हो गया? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट हो गया तो इसके अंदर जो प्रवाहित होने वाली धारा ISC है उसका मान 0 होगा, और जब ISC का मान 0 होगा तो फाई का मान 0 होगा, और फाई का मान 0 होगा तो EG का मान क्या होगा? 0 होगा। और EG का मान 0 हो गया तो प्रेरित विद्युत वाहक बल या आउटपुट में जो टर्मिनल वोल्टेज है वो भी कितना होगा? आपका 0 होगा। कितना होगा? आपका 0 होगा कि नहीं होगा? लेकिन सर आपने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, क्या बोला मैंने? जो वैद्युत चुंबकीय जनित्र होते हैं, उन वैद्युत चुंबकीय जनित्र की जो फील्ड वाइंडिंग होती है, उस फील्ड वाइंडिंग में किसका गुण होता है भाई? अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण होता है। बताया था नहीं बताया था? इस जनरेटर की फील्ड वाइंडिंग में क्या होता है? अवशिष्ट चुंबकत्व का गुण होता है, और इस अवशिष्ट चुंबकत्व के गुण के कारण इस फील्ड वाइंडिंग के अंदर थोड़ा बहुत चुंबकीय फ्लक्स क्या रहता है? विद्यमान रहता है। फाई तो होता है लेकिन क्या होता है? बहुत ही कम। और जब फाई का मान बहुत कम है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी क्या होगा? बहुत ही कम होगा। समझाया था मैंने। अब विद्युत वाहक बल कम है तो प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा? कम होगा। लेकिन धारा तो इसमें आएगी ही नहीं, क्योंकि आगे सर्किट क्या है? ओपन सर्किट। और किसी भी ओपन सर्किट के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होता है? 0। मतलब इस जनरेटर के अंदर IA का मान क्या होगा? 0। अब IA धारा का तो मान 0 है, लेकिन इस जनरेटर के अंदर प्रेरित विद्युत वाहक बल तो पैदा होगा। करंट तो 0 होगी लेकिन विद्युत वाहक बल पैदा होगा, और उस विद्युत वाहक बल का मान लगभग कितना होगा? 2 वोल्ट होगा। कितना होगा? 2 वोल्ट। क्योंकि मैंने बताया था अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है वो कितना होता है? 2 वोल्ट। तो यदि मैंने सीरीज जनरेटर को नो लोड की अवस्था में चलाऊंगा, कौन सी अवस्था में चलाऊंगा? नो लोड की अवस्था में चलाऊंगा, तो सीरीज जनरेटर आपका कितना वोल्टेज पैदा करेगा? लगभग 2 वोल्ट। इसको अपन 0 भी मान सकते हैं। तो नो लोड की अवस्था में सीरीज जनरेटर को चालू करने पर सीरीज जनरेटर के अंदर कोई विद्युत वाहक बल पैदा नहीं होता। इस कारण सीरीज जनरेटर को हम बिना लोड के कभी भी स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि यदि सीरीज जनरेटर को हमने बिना लोड के स्टार्ट किया तो उसके अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान लगभग 0 या फिर लगभग 2 वोल्ट के बराबर होता है। समझ में आया? जब जनरेटर को यदि नो लोड की अवस्था में होगा तो इस जनरेटर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा IL का मान 0 होगा। IL के 0 से होने से ISC का मान 0 होगा, और ISC का मान 0 होने से फील्ड वाइंडिंग के अंदर कोई फ्लक्स पैदा नहीं होगा, और जब फील्ड वाइंडिंग के अंदर कोई फ्लक्स पैदा नहीं होगा तो इसके अंदर कोई विद्युत वाहक बल नहीं आएगा। अब जो भी विद्युत वाहक बल आएगा तो वो किसके कारण आएगा? आपका अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण आएगा। किसके कारण आएगा? अवशिष्ट चुंबकत्व। और अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण जो विद्युत वाहक बल आएगा वो लगभग कितना होगा? 2 वोल्ट होगा। अब चाहे जनरेटर के आप इस आर्मेचर को कितनी ही स्पीड से घुमाओ, अगर वो नो लोड की कंडीशन है तो उसके अंदर मैक्सिमम कितना वोल्टेज पैदा कर सकता है? वो 2 वोल्ट पैदा कर सकता है। कितना पैदा कर सकता है? 2 वोल्ट पैदा कर सकता है। अब क्या करें? देखिए, तो जब IL का मान 0 है तो जो टर्मिनल वोल्टेज है उसका मान भी 0 होगा, लेकिन 0 नहीं लिख सकते क्योंकि अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण लगभग कितना वोल्टेज पैदा हुआ है? 2। तो जब IL का मान 0 है तो इसके अंदर कुछ न कुछ विद्युत वाहक बल पैदा होता है, लगभग इतना। और ये जो विद्युत वाहक बल पैदा हुआ है, ये विद्युत वाहक बल किसके कारण आया है? अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण आया है। किसके कारण आया है? अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण ये विद्युत वाहक बल आया। तो नो लोड की अवस्था में सीरीज जनरेटर के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान लगभग क्या होता है? 0। ठीक है। अब क्या करते हैं? इस जनरेटर पर अपन क्या लगाते हैं? अब लोड लगाते हैं। क्या लगाएंगे इस जनरेटर पर? लोड। अब जैसे ही मैं इस जनरेटर के अंदर लोड लगाऊंगा तो स्टार्टिंग में जो 2 वोल्टेज पैदा हुआ था उसके कारण इस के अंदर कुछ धारा आएगी, लगभग 0.02 एम्पियर। जब धारा आएगी तो वो धारा इस सीरीज फील्ड के अंदर जाएगी, जिससे इसके अंदर फाई का मान बढ़ेगा।
फाई का मान बढ़ेगा तो ईजी का मान बढ़ेगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे अपन लोड का मान बढ़ाते जाएंगे, लोड का मान बढ़ाएंगे तो किसका मान बढ़ेगा, अब IL का मान बढ़ेगा, और जब IL का मान बढ़ेगा तो किसका मान बढ़ेगा, ISC का मान बढ़ेगा। और जब सीरीज जनरेटर के अंदर यदि ISC का मान बढ़ेगा, किसका मान बढ़ेगा, ISC का मान बढ़ेगा तो किसका मान बढ़ेगा, बताओ, फाई का मान बढ़ेगा। और जब फाई का मान बढ़ेगा तो इस जनरेटर के अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे ही मैं लोड के मान को बढ़ाऊंगा तो लोड का मान बढ़ाने से IL का मान बढ़ा, IL का मान बढ़ाने से ISC का मान बढ़ा, ISC का मान का बढ़ने से फाई का मान बढ़ा, और जब फाई का मान बढ़ेगा तो EG का मान भी क्या होगा, आपका बढ़ेगा। तो जो पहले EG इतना हो रहा था, अब EG इस पर कितना पैदा हो गया, मान लो इतना, तो ये जो पॉइंट आ गया वो यहाँ पर आएगा, नहीं आएगा। अब जैसे जैसे मैं लोड बढ़ाता जाऊँगा, जैसे जैसे लोड बढ़ाता जाऊँगा, वैसे वैसे प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। लेकिन एक अवस्था ऐसी आएगी जब ये वाइंडिंग क्या हो जाएगी, आपकी चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच जाएगी। जब ये वाइंडिंग कौन सी अवस्था में पहुंच जाएगी, चुंबकीय संतृप्त अवस्था। चुंबकीय संतृप्त अवस्था वह अवस्था होती है जब वाइंडिंग अपने मैक्सिमम चुंबकीय फ्लक्स पैदा करने लग जाती है। अब जब ये वाइंडिंग चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच गई, अब चाहे इस वाइंडिंग में से प्रवाहित होने वाली धारा ISC का मान आप कितना ही बढ़ाओ, ISC का मान बढ़ाने से अब फाई का मान बढ़ना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वाइंडिंग कौन सी अवस्था में पहुंच गई, चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच गई। जब वाइंडिंग चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच जाएगी तो फाई का मान क्या हो जाएगा, आपका नियत हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और जब फाई का मान आपका कांस्टेंट हो गया, फाई का मान क्या हो गया, जब आपका नियत हो गया, तो इसके अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान भी क्या हो जाएगा, नियत हो जाएगा। यानी कि इस पॉइंट पर जाते ही ये वाइंडिंग कौन सी अवस्था में पहुंच गई, आपकी चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच गई। कौन सी पहुंच गई, चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच गई। और जब वाइंडिंग चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच गई, अब चाहे आप IL का मान बढ़ाओ, लेकिन इस फाई का मान बढ़ना क्या हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा। फाई का मान बढ़ना क्या हो जाएगा, आपका बंद, क्योंकि इसके अंदर वाइंडिंग कौन सी अवस्था में पहुंच गई, चुंबकीय संतृप्त अवस्था में। तो जब इसके अंदर सीरीज वाइंडिंग के अंदर जब अपन ग्राफ खींचेंगे तो ये जो ग्राफ है वो अपन को कुछ इस प्रकार से प्राप्त होता है। पहले तो क्या करता है, जैसे जैसे लोड करंट के मान को बढ़ाया, वैसे वैसे प्रेरित विद्युत वाहक बल या टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या होता है, आपका बढ़ता है। लेकिन लोड करंट का मान एक अवस्था पर जाके वाइंडिंग चुंबकीय संतृप्त अवस्था में पहुंच जाती है। उसके बाद में यदि मैं लोड करंट का मान बढ़ाता हूं, यदि मैं लोड करंट का मान बढ़ाता हूं तो वोल्टेज का मान बढ़ना बंद हो जाता है। मतलब वाइंडिंग के अंदर जो वोल्टेज है वो बढ़ना क्या हो जाता है, आपका बंद हो जाता है। मतलब वाइंडिंग कौन सी अवस्था में पहुंच गई, आपकी चुंबकीय संतृप्त अवस्था में। तो देखिए V बराबर क्या होता है, EG माइनस IA इंटू क्या होता है, RA। RA का मैंने बताया, इसके कारण जो वोल्टेज प्रतिरोध कम होता है, इसके कारण जो इसका प्रभाव है वो जनरेटर पर क्या होता है, बहुत ही कम पड़ता है। प्रभाव क्या पड़ता है, बहुत ही कम। लेकिन जो EG है इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। तो EG के अंदर तो मैंने बताया ISC का बढ़ने से फाई बढ़ा, फाई बढ़ने से EG बढ़ा, और जब EG बढ़ेगा तो आपका टर्मिनल वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। EG बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ेगा। तो सीरीज जनरेटर के अंदर जैसे जैसे अपन लोड का मान बढ़ाते हैं, वैसे वैसे टर्मिनल वोल्टेज का मान भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। लेकिन यदि मैं लोड के मान को बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दूँ, अब लोड का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो IL का मान क्या हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और जब बताओ IL का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो अपने देखा था IA बराबर ISC बराबर क्या होता है, IL। और जब IL का मान बहुत ही ज़्यादा हो गया तो आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान भी क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और बताओ जब आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अब धारा ज़्यादा हुई, प्रतिरोध तो कम है लेकिन धारा का मान एक लिमिट से ज़्यादा हो गया, तो इसके अंदर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप IARA का मान क्या हो जाएगा, ज़्यादा। अब ये ज़्यादा किसके कारण हो रहा है, धारा के कारण, क्योंकि लोड अपने बहुत ज़्यादा लगा दिया सीरीज जनरेटर पर। और सीरीज जनरेटर पर जब लोड ज़्यादा लगा देंगे तो आर्मेचर में प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ेगा, जिससे IARA वोल्टेज ड्रॉप का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब बताओ जब ये IARA वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ गया तो इस V का मान क्या हो जाएगा, अब कम हो जाएगा।
V का मान पहले तो बढ़ा फिर कांस्टेंट हुआ, लेकिन जब लोड के मान को अपन बहुत ज़्यादा बढ़ाते जा रहे हैं तो इससे आर्मेचर के अंदर प्रवाहित होने वाली धारा का मान बढ़ा, जिससे इसके अंदर होने वाले वोल्टेज ड्रॉप बढ़ा, और जब इसके अंदर ये माइनस वाली संख्या बढ़ेगी तो इस टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। मतलब ये जो ग्राफ है, जब इस लोड के मान को मैं बहुत ही ज़्यादा बढ़ा दूंगा तो ये ग्राफ कुछ आपको डॉटेड लाइन में ऐसे नीचे झुकता हुआ नजर आएगा। ये झुकता हुआ नजर क्यों आ रहा है, क्योंकि अब इसके टर्मिनल वोल्टेज के अंदर वापस कमी होने लग गई, और वो कमी किसके कारण हो रही है, इस IaRa वोल्टेज ड्रॉप के कारण हो रही है। अब प्रतिरोध तो कम था, कम प्रतिरोध के कारण तो स्टार्टिंग में जब धारा का मान कम है तब तो इसके टर्मिनल वोल्टेज पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जब लोड के मान को लिमिट से ज़्यादा कर दिया तो IL का मान बढ़ेगा, IL का मान बढ़ेगा तो IA का मान बढ़ेगा, IA का मान बढ़ेगा तो IaRa का मान बढ़ेगा, और IaRa का मान बढ़ेगा तो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। तो क्वेश्चंस पूछा जाता है, जब सीरीज जनरेटर पर स्टार्टिंग में लोड बढ़ाते हैं तब तो टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन जब बाद में लोड के मान को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज वापस क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है। क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो आपको ग्राफ समझ में आया। डीसी सीरीज मोटर का जो ग्राफ होता है कुछ इस प्रकार से आता है, पहले तो बढ़ता हुआ आता है, फिर कांस्टेंट, और फिर वापस घटने लग जाता है। तो ये हो गया आपका डीसी सीरीज जनरेटर का अभिलाक्षणिक वक्र। तो डीसी सीरीज जनरेटर के अभिलाक्षणिक वक्र के अंदर आपको जो बातें याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट लाइंस आपको याद रखनी है, वो मैं आपको नोट करा देता हूं। पहले तो आपको ये ग्राफ बनाना है, डीसी सीरीज जनरेटर के अंदर जो ग्राफ होता है वो किस प्रकार का होता है। दूसरा क्या करना है इसके अंदर, पहली लाइन तो आपको याद रखनी है, जब डीसी सीरीज मोटर को जनरेटर को यदि नो लोड की अवस्था में चलाएंगे तो उसके अंदर पैदा होने वाले विद्युत वाहक बल का मान 0 या फिर लगभग कितना होता है, 2 वोल्ट होता है। सीरीज जनरेटर में नो लोड की अवस्था में, नो लोड की अवस्था में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 0 भी आ सकता है ऑब्जेक्ट में, या फिर आ सकता है लगभग 2 वोल्ट। या तो ऑप्शन में यदि 0 दे रखा है तब तो आप 0 सही होगा, यदि 2 वोल्ट दे रखा है तो वो भी सही है, लेकिन यदि ऑप्शन में 0 और 2 वोल्ट दोनों आ जाता है तो आपका करेक्ट आंसर होगा 2 वोल्ट। कौन सा होगा, 2 वोल्ट, क्योंकि ये 2 वोल्ट का जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा ये किसके कारण आ रहा है, अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण आ रहा है। उसके अंदर अपन को धारा प्रवाहित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो लगभग 0 या लगभग 2 वोल्ट होता है। तो बताइए, अगर सीरीज जनरेटर से मेरे को रेटेड वोल्टेज प्राप्त करना है तो इस सीरीज जनरेटर को मेरे को कितने वोल्टेज पर, कितने लोड पे चलाना पड़ेगा, फुल वोल्टेज पर, क्योंकि सीरीज जनरेटर को जब अपन फुल वोल्टेज पर चलाएंगे तो ही इसके अंदर क्या होगा, रेटेड वोल्टेज पैदा होगा। दूसरा क्या याद रखना है, सीरीज जनरेटर से रेटेड वोल्टेज प्राप्त करने के लिए इसे हमेशा फुल लोड पर प्रचालित करते हैं या फिर चालू करते हैं, फुल लोड पर चालू करते हैं या फुल लोड पर चलाते हैं। ठीक है, अब क्या तीसरी लाइन, सीरीज जनरेटर में जैसे ही अपन लोड का मान बढ़ाते हैं तो टर्मिनल वोल्टेज का मान भी क्या होता है, बढ़ता है। सीरीज जनरेटर में या सीरीज जनरेटर पर लोड का मान बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज का मान क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। दूसरा क्या रखना है, अगर सीरीज जनरेटर पर लोड के मान को बहुत ज्यादा बढ़ा दे, क्या सीरीज जनरेटर पर लोड का मान
ज़्यादा बढ़ाने पर टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाता है, घटने लग जाता है। टर्मिनल वोल्टेज घटने लग जाता है। तो इसके अंदर क्या रखना है, याद रखना है, सीरीज जनरेटर में लोड बढ़ाने पर पहले वोल्टेज तो क्या होगा आपका, पहले वोल्टेज क्या होता है आपका, बढ़ता है। पहले तो वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता है, तथा बाद में क्या हो जाता है, वोल्टेज क्या होता है आपका, घटता है। बाद में वोल्टेज क्या होता है आपका, घटता है। तो ये हो गया भाई साहब आपका सीरीज जनरेटर कंप्लीट। ठीक है, इतना सब आपको सीरीज जनरेटर के अंदर पढ़ाना। देखिए आज मैंने आपको एक एक चीजें बहुत ही बारीकी से समझाई है और सारी चीजें मैंने आपको बिल्कुल खोल के बताई है। इस कारण आज अपन को बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और आज सिर्फ अपना एक ही जनरेटर हुआ। अब आज का जो जनरेटर पढ़ने के पश्चात ही आप अगले जनरेटर पढ़ोगे, क्योंकि ये जो सारी चीज़ें वो शंट के अंदर भी काम आएगा, कंपाउंड के अंदर भी काम आएगा। अब मैं वहाँ पर इतना टाइम खराब नहीं करूँगा, क्योंकि अगर इतना टाइम लगाया तो अपना सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर करनी है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया कि किसके चीज़ के प्रभाव के बढ़ने से उस पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है। अब अगली बार मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगा, आई बढ़ा तो फाई बढ़ा, फाई बढ़ा तो ईजी बढ़ा, ईजी बढ़ा तो आपका टर्मिनल वोल्टेज क्या हो गया, बढ़ गया। तो आज मैंने आपको पूरे एग्जाम्पल के साथ आपको सीरीज जनरेटर अच्छी तरह पढ़ाया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो मेरा आपसे कहना यही है, जो भी स्टूडेंट आपके नए जुड़ रहे हैं, जो डायरेक्ट जनरेटर का चैप्टर पढ़ रहे हैं, उनसे मेरा कहना यही है, पहले आप बेसिक इलेक्ट्रिशियन है, प्रारंभिक विद्युत है, वो चैप्टर क्लियर करो। फिर आप मैग्नेट जो चुंबक वाला चैप्टर है उसको कंप्लीट करो। 2 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ही आपको मशीन पढ़नी है। अगर आप 2 चैप्टर कंप्लीट किए बगैर मशीन पढ़ते हो तो आपके मशीन समझ में नहीं आएगी। मशीन समझ में तभी आएगी जब आपके ये दोनों चैप्टर अच्छी तरह कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोनों चैप्टरों को पहले कंप्लीट करो, फिर ही आपको मशीन के वीडियो देख रहे हैं। चाहे आप ट्रांसफॉर्मर पढ़ो, चाहे आप जनरेटर पढ़ो, चाहे आप डीसी मोटर पढ़ो, चाहे 3 फेज मोटर पढ़ो, चाहे अल्टरनेटर पढ़ो, सिंक्रोनस मोटर पढ़ो या सिंगल फेज मोटर पढ़ो, ये जितनी भी मशीन है ये तभी समझ में आएगी जब आपके वो 2 चैप्टर कंप्लीट होंगे। इसलिए मैं जो वीडियो आपकी सीरियलिटी से बना रहा हूँ उनको पहले सीरियलिटी से ही कंप्लीट करना है। ठीक है, आपको जो वीडियो है मैं देखो आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कुछ कारणों की वजह से यदि किसी दिन वीडियो नहीं मिल पाता है तो जो आपके पीछे के जितने भी वीडियो हैं उनका रिवीजन कर लिया करो, उनके नोट्स बना लो। जो आपके पास यदि किसी दिन आपको वीडियो नहीं मिल रहा है तो जो पिछले के जितने भी वीडियो हैं उनको कंप्लीट कर लो, उनका रिवीजन कर लो, ताकि वो जो जितने चैप्टर हो गए वो तो आपके 100% क्लियर हो जाए, ताकि बाद में जो भी पढ़ना पड़ेगा वो अपन को फिर ये वीडियो ही करना पड़ेगा। तो अगर किसी दिन आपको वीडियो नहीं मिल पाता है तो जो पिछले के चैप्टर है, जो पिछले अपने टॉपिक करवा दिए, जितने वीडियो डाल दिए, उनको क्लियर कर लो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।